दोस्तों, गुजरात जो देश के ऐसे राज्यों में आता है जिसका मॉडल जो है पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि एक डेवलप राज्य कैसा होना चाहिए। वहाँ पर जब कोई ऐसी खबर निकल कर आती है जो कि लोगों का मन दहला दे, तो सोचने के लिए मजबूर हो जाती है दुनिया कि रियलिटी में कि एक साइड में एजुकेशन और डेवलपमेंट है और दूसरी साइड में ये अंधविश्वास है, ये लोगों को कहाँ लेकर जा रहा है। अभी हुआ क्या, ये जो दो पर्सन आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं, आप लोगों को इमेज दिख रही है इन दोनों का एक सर कलम कर कर उनका सेक्रीफाइस दिया गया अभी गुजरात के अंदर में। तो ये हर एक न्यूज़पेपर के द्वारा कवर किया गया, ये टॉपिक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। किया क्या गया यहाँ पर, आप लोगों ने अगर हिस्ट्री ढंग से पढ़ी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा फ्रांस के अंदर में एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी जिसमें ये गुलेटिन बोलते थे। इसमें क्या रहता था, एक बहुत ही पैना ब्लेड रहता था, बहुत ही हैवी, वो ऊपर से छोड़ा जाता था और यहाँ पर जो इंसान का बेसिकली गर्दन रखी जाती थी तो सर कलम होकर साइड में गिर जाता था। ये एक तरीके की सज़ा देने का तरीका है फ्रांस के अंदर में और बहुत ही लार्ज स्केल पर ये फॉलो किया जाता था एंशिएंट टाइम में। अभी यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही किया गया, ये पर्टिकुलर एक सिस्टम तैयार किया गया। इस सिस्टम के अंदर में बेसिकली बिल्कुल ग्लूटिन वाला सिस्टम था। यहाँ पर ये ब्लेड आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, ऊपर से बहुत ही हैवी आकर पड़ा और सर इस तरीके से यहाँ पर रखे गए ताकि हवन कुंड में जाकर दोनों के दोनों सर गिर जाए यहाँ पर। और यहाँ पर जब इसको पूरा पुलिस के द्वारा छानबीन की गई तो यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम पाया गया कि इनके द्वारा अपना सर जो है वो कलम कर कर आहुति दी गई है। और ऐसा लोग कब करते हैं, अपनी लाइफ को एक तरीके से ना खुश बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में अच्छी एक तरीके से ना, जो वो कहते हैं कि एक तरीके से खुशियाँ लाने के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बच्चों की जॉब के लिए। कई बार यहाँ पर कई सारे साधु संत जो रहते हैं, खासकर जिनको आप लोग ढोंगी बाबा बोल सकते हैं, वो भी यहाँ पर पैसा कमाने के लिए सेक्रीफाइस के नाम पर ऐसे कुछ हरकतें करते हुए पाए जाते हैं। ऐसा ही केस कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था केरला के अंदर में। केरला के अंदर में 52 से भी ज़्यादा पीसेस कर कर उनके घर के अलग अलग कोने में रखे गए थे और इवन उनको तो खाया भी गया था। ये ऐसे ऐसे अंधविश्वास देश के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर पूरा डिटेल में मैं आर्टिकल डिस्कस करूंगा, क्या क्या प्रैक्टिस है देश के अंदर में, काला जादू, काला टोना, इन सबको लेकर क्या क्या कानून है, वो सारी बातें मैं आप लोगों से आगे डिस्कस करूंगा। पर आप लोग ये बताइए कि आज की डेट में भी आप लोगों को नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में हम लोग बात कर रहे हैं कि चांद पर जाकर हम लोग अपने मिशन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं। एक साइड में वो दुनिया चल रही है और एक साइड में ये वाली दुनिया चल रही है। आप लोग बोलोगे कि सर ये आर्टिकल हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है। अगर कल को जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग जाकर एज ए आप लोग आईपीएस ऑफिसर या फिर आईएएस ऑफिसर आप लोग बनोगे जाकर, तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ऐसी चीज़ों को अपने एरिया में रोका जाए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसीलिए पढ़ाई जाती है ताकि उस टाइम पर जब आप लोग के सामने ये घटनाएं घटित हो तो आप लोग उनसे अवेयर रहें कि हाँ ऐसा भी होता है। वरना सोचो कोई नॉर्मल सा बच्चा जो एक बहुत ही एक ऐसे बैकग्राउंड से निकल कर आता है, घर में बड़ा ही शांत सा माहौल है, दुनियादारी, कभी किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा है, उसको पता चले कि उसके एरिया में सर कलम हो गया है, उसको तो पानी गले से नीचे नहीं उतरेगा, पहले तो उसको पसीने आ जाएंगे शरीर पर कि हो क्या गया है। तो ये सारी चीज़ें अवेयर कराई जाती हैं आप लोगों से कि जिस समाज में आप लोग रहते हैं वहाँ पर पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। ऐसी दुर्घटनाएं भी समाज में देखने को मिलती है। आप अगर यहाँ पर इस तरीके के केसेस अपने एरिया में देखते हैं और आप लोग वहाँ पर आईपीएस ऑफिसर है और आईएएस ऑफिसर हैं और आप लोगों को इनको कम करना है, तो आप लोग उसके लिए क्या करोगे। ये एथिक्स का एक क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है यहाँ पर कि अगर आप लोगों के एरिया में सेक्रीफाइस होते हैं। इसके ऊपर आप लोगों को आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी दूंगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे आर्टिकल, तो सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाकी इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोग बताइए। दोस्तों, आज है 20 अप्रैल। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस आईएनए या फिर बैलेंस डाइट बोलो, बहुत ही शानदार रहने वाला है। मतलब शानदार तो इतना होगा कि आप लोगों को इतना कुछ जानने को मिलेगा और खासकर पूरा फोकस इस चीज़ पर रहता है कि किस तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को इंप्रूव करें और इसी के साथ में एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। तो इसी के साथ में छोटा सा टेस्ट सीरीज भी आप लोगों का कवर हो जाएगा इसके अंदर में, जिसमें कई सारे क्वेश्चन होंगे जो अलग अलग आर्टिकल के एंड में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन वो तभी आप लोग सोल्व कर पाएंगे अगर आप लोग लेक्चर को टकटकी लगाकर देखेंगे। तो लेक्चर को टकटकी लगाकर आप लोग देखिएगा, उन क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से आंसर आप लोग कर पाएंगे। इसी के साथ में आगे बढ़ने से पहले जो मैं डेली काम करता हूँ वो है आप लोगों का कल का दिन कैसा रहा ये पूछना। ये मत सोचना कि कोई पूछने वाला है नहीं है, मैं ज़रूर पूछूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना है कि कल का दिन आप लोगों का कैसा रहा, कितने अच्छे से आप लोगों ने उसको यूटिलाइज़ किया, आज के दिन को कैसे लेकर आप लोग चलने वाले हैं, ये भी आप लोगों को बताना है। पॉइंट नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है
कि आपने आज का टाइम टेबल शेड्यूल क्या आप लोगों ने बना लिया है, इसको इतना टाइट या फिर टफ नहीं बनाना है कि वो आप लोगों को परेशान कर दे। उसमें छोटे छोटे से आप लोगों को गैप भी रखने हैं, जो कि पोमोडोरो टेक्निक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इससे आसानी से आप लोग इसको फॉलो भी कर पाओगे। जितना आसान और सिंपल सा आप लोग अपना शेड्यूल बनाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। जितना कॉम्प्लेक्स बनाओगे उतना ही ज़्यादा वो आप लोग उसको फॉलो नहीं कर पाओगे और शाम तक आते आते फ्रस्ट्रेशन में हो जाओगे। पर लेकिन एक काम आप लोगों को जरूर करना है, वो क्या है? वो है SLV प्लानर। ये प्लानर आप लोगों के पास में जरूर होना चाहिए। इससे आप लोग अपने दिन को सही से लेकर चल सकते हैं। 24 घंटे यहाँ पर आप लोगों को एनालाइज करने का मौका देता है अपने आप को, कि किस घंटे में क्या क्या कुख्यातपना आप लोगों ने किया है, यानी कि कहाँ कहाँ पर आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रायोरिटी कौन से सब्जेक्ट को देनी है, अभी टू डू लिस्ट किस तरीके से आप लोगों को लेकर चलनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो इसका है वो है यहाँ पर ये रेट ऑफ योर डे, यानी कि जो भी आप लोगों का पूरा दिन रहेगा उसमें से 5 स्टार में से अगर मैं आप लोगों को बोलूँ अपने आप को स्टार देने हैं, तो कितने स्टार आप लोग अपने आप को दोगे कल के दिन को लेकर। और इसी के साथ में यहाँ पर पानी का भी आप लोगों को ट्रेस करने को मिलता है। आप लोगों को एटलीस्ट 8 गिलास पानी डेली पीना चाहिए। तो ये प्लानर इस तरीके से आप लोगों के लिए तैयार किया गया था ताकि सही से आप लोग इसको फॉलो कर सको। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर इसको एप्लीकेशन के ऊपर भी प्रोवाइड करा दो। ठीक है, प्रोवाइड करा देंगे, पर लेकिन यहाँ से आसानी से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको। इसमें कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इसको फॉलो यहाँ से कर सकते हैं। और इसी के साथ में कई सारे बच्चे जो हैं, अभी बहुत सारे बच्चों के प्रीलिम्स क्लियर हो रहे हैं, तो अच्छे से यार अपने मेंस की तैयार करो। बहुत सारे अभी प्रीलिम्स के पेपर आप लोगों ने देखा, अभी रिजल्ट आए हैं। ठीक है, उसमें गुजरात भी है, आसाम भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप लोगों का असली स्ट्रगल स्टार्ट होता है। एक पायदान आप लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है, अब दूसरे पायदान की ओर चलिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इंसान जो है जब स्टार्टिंग से अपने आप को सही तरीके से प्लान करके चलता है तो अच्छा ही रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखो एनडीए में जो फर्स्ट रैंक आई, उस बंदे से मेरी बात जो लास्ट टाइम हुई थी, मतलब 27 मार्च को मेरी बात हुई थी जब लास्ट टाइम। ठीक है, अभी रिजल्ट आया, जैसे ही यहाँ पर रिजल्ट आया शाम को 7:30 बजे, उसने एग्जैक्ट लगभग 7:15 बजे करीब मुझे जो है, मतलब उसको 7:30 बजे रिजल्ट आया, उसको पता चला थोड़ा लेट, और सही 8:15 बजे उसने सेंड कर दिया कि सर लट गाड़ दिया। ठीक है तो फिर मैंने बात की उससे, मैंने कहा कैसा फील हो रहा है, तो कह रहा है कि सर मज़ा आ गया, सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ होने वाला है। तो एक तरीके से आप लोग जब सही तरीके से प्रिपरेशन लेकर चलते हो ना, तो ऐसी फीलिंग आप लोग को आएगी कि मतलब नेक्स्ट लेवल की चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगी। पर हाँ, वो जो रिजल्ट आता है वो मेहनत के बिना नहीं आएगा। आप लोगों को लगता है कि हवा में रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को लगे रहना है जब तक फाइनल रिजल्ट आप लोगों की मुट्ठी में न आ जाए। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, और आगे तैयारी करिए अच्छे से, अपना मेंस अच्छे से लिखिए और फिर फ्लाइंग कलर के साथ में आइए, तब मजा आता है। ठीक है, इतनी शानदार बात बोली गई आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रयास करने से सफलता नहीं मिलती, लगातार सही दिशा में प्रयास करने से सफलता मिलती है। प्रयास तो सब करते हैं, पर लेकिन अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने से पहले कई सारे लोग जो हैं वो हथियार डाल देते हैं, और मैक्सिमम लोग क्या रहते हैं, इसी कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन जो थोड़ा सा और पुश कर देता है ना अपने आप को, वो नहीं कहते कि बस एक पत्थर और हटाते, एक कुल्हाड़ी और मारते या एक फावड़ा और मारते, तो आप लोगों को वहां से क्या निकलता, पानी निकल कर आता, एक कुल्हाड़ी में और जो है वो पेड़ कट जाता। पर लेकिन इंसान उसी टाइम उसको छोड़कर भाग गया कि मेरे से ना हो पाएगा। वो लास्ट पत्थर अगर हटा देता, उस कहानी में आप लोगों ने देखा कि सामने सोने की खान थी, पर लेकिन उस लास्ट पत्थर को हटाना वो छोड़ दिया और भूल के उसको वापस आ गया। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो प्रयास करना नहीं, एक तरीके से सही डायरेक्शन में प्रयास करना। आप लोग खुद सोचो, आप लोग निकले हो यहाँ से पर्टिकुलर जगह से और आप लोग अपने घर जाना है, ठीक है, पर लेकिन आप लोग सही डायरेक्शन में चले ही नहीं रहे, आप लोगों ने इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दिया। क्या घर कभी पहुंच पाओगे? क्या चल तो रहे हो आप लोग, पढ़ तो रहे हो, काम तो कर रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप लोग काम नहीं कर रहे हो, पर सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हो। तो डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, और सही टाइम पर सही डायरेक्शन मिल जाना ये खुशनसीब लोगों की निशानी है कि वो बहुत खुशनसीब है, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनको सही टाइम पर कोई सही राय देने वाला नहीं बनाए, और जब उनको मिला है राय देने वाला तो उस टाइम पर उनका टाइम निकल जाता है। तो फिर वही बात आती है कि फिर पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पहले ही अपने आप को थोड़ा सतर्क कर लो ताकि चीज़ें जो हैं वो सही डायरेक्शन में आप लोग लेकर चल सको। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो आप लोगों को सही डायरेक्शन देंगी, और मैं आशा करता हूँ पेपर पास में आ रहा है, बहुत सारे बच्चों के मेल्स आ रहे हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। होंगी यार, सबको होती हैं, आपको भी होंगी। ठीक है, आप लोगों ने एक मूवी है साउथ इंडिया की, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें नहीं वो चार जो कैदी रहते, जो चार जो लड़के रहते हैं, वो क्या करते हैं, एक लड़की का रेप कर देते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, और फिर वो पुलिस वाला जो है वो अपने आप को भी मुजरिम बताकर क्या करता है, वो उनको फांसी की सजा दिलाता है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा जब वो बदलता है बासु, ठीक है, तो एक तरीके से क्या नाम रहता है उसका, दया, कहता है दया जब चेंज होता है तो जो उसका जो कांस्टेबल रहता है वो कहता है सर आप चेंज हो रहे हो,
आपको दर्द हो रहा है सर, आप चेंज हो रहे हैं, आप बदल रहे हो सर। तो जब भी आप लोग बदलोगे ना यार अपने आप को, तो उस टाइम पर आप लोगों को ये चीज़ फील करने को मिलेगी कि आप लोगों की आदत कोई पुरानी आप लोग छोड़ोगे तो आप लोगों को दर्द होगा, क्योंकि लंबे समय से वो आदत आप लोग फॉलो करते हुए आ रहे हो। तो वो आदत जब बदलेगी तो आप लोगों को दर्द जरूर होगा। तो ये आप लोगों को देखना है कि उस दर्द को सहन करने की शक्ति एक बार आ जाए, बस फिर वो आदत छोड़कर आप लोग आगे निकल जाओगे। और यही ज़िंदगी का दस्तूर भी है, आगे बढ़ते रहिए, हमेशा रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। ओके, तो फीडबैक जरूर देना, जैसा भी आप लोगों को लगता है लेक्चर अच्छा है बुरा, तो लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं। और अपने दिन को रेट जरूर करना कि आप लोगों का कल का दिन कैसा रहा, और आज क्या सही टाइम पर उठे जो आप लोगों ने डिसाइड किया था, क्योंकि अपने ऊपर आप लोगों को नजर रखनी है, कोई और नजर नहीं रखेगा, आप लोगों को अपनी लाइफ खुद से बनानी है। ओके, बाकी इस लेक्चर की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को टेलीग्राम तो मिलती ही मिलती है टेलीग्राम पर, इसी के साथ में आप लोगों को ये एप्लीकेशन के ऊपर भी मिल जाती है, तो वहाँ से भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ स्टार्ट की गई है आप लोगों के लिए, वो है क्विज़। ये क्विज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, डेली क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर, फिर इसके साथ में वीकली एक टेस्ट रहा करेगा यहाँ पर, और फिर मंथली आप लोगों का टेस्ट रहा करेगा यहाँ पर। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी महीने में 3 बार। तो इसको आप लोग जरूर डेली प्रैक्टिस करिएगा। इसको शाम को 5 बजे डेली अपडेट कर दिया जाता है, जाओगे आप लोग देखोगे वहाँ पर, अभी ये आप लोगों का पूरा अपडेट यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। और इसी के साथ में जो भी पीडीएफ होती है वो भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने बोला था कि अभी हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन का काम चल रहा है, जल्द ही वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। किसी को दिक्कत होती है एप्लीकेशन पर कभी, तो वो वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकता है studyloverveer.in के नाम से। पर वेबसाइट पे कल एक प्रॉब्लम थी, जो अकाउंट्स का लेक्चर 3rd था वो ओपन नहीं हो पा रहा है, तो टेक्निकल टीम को मैंने बोला था उसको सोल्व करने के लिए, उसके ऊपर काम चल रहा है, कुछ इशू हो जाता है पता नहीं क्या, ऐप पर तो चल रहा है पर वेबसाइट पर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो उसको टेंशन मत लेना। एक और बात, हिस्ट्री के जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हैं वो अपडेट किए गए हैं, उनमें कुछ दिक्कत थी, और उनकी पीडीएफ भी अपडेट कर दी गई है, जो इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में, वो भी आप लोग यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोग को बेसिकली कल कई सारे बच्चों के मेल आ रहे थे। ओके, बहुत ही शानदार, बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है, बहुत सारी बातें आप लोगों को इसके अंदर बताने वाला हूँ। इसके साथ में करंट और स्टैटिक का पोर्शन होगा, प्लस आप लोगों की बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन के साथ में एमसीक्यू भी होंगे, और आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट आप लोगों का आर्टिकल डिस्कस करूंगा। आंसर राइटिंग में देखते ही आप लोग समझ जाएंगे, बोला जा रहा है कि क्या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को अंधविश्वास या फिर कोई भी ऐसे काले जादू टोने जो होते हैं उनके खिलाफ कोई एक सख्त कानून बनाना चाहिए, जो कि देश के लेवल पर हो पूरा, ठीक है, ताकि इस प्रैक्टिस को रोका जा सके। ये कैसे लेवल की प्रैक्टिस हो चुकी है जो कि काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालती हुई आप लोगों को नजर आती है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा अक्सर काले जादू टोने जब किए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंसान का जो एक साइंटिफिक टेम्पर है, यानी कि चीजों को जो समझने की तर्कता है इंसान की, वो खत्म हो जाती है। आप लोगों ने रिसेंटली अभी एक मूवी देखी होगी भूल भुलैया 2, उसके अंदर में आप लोगों को ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। वहां पर ये कालू बोल रहा हूँ, काला जादू टोना, कालू मतलब काला जादू टोना जो है वो यहाँ पर किया जाता है इनके द्वारा, ठीक है। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, और यहाँ पर तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट दिखा दिया कि अच्छे भूत और बुरे भूत, वो एक अलग बात है। तो ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं किस चीज पर खेला जाता है, ये पूरा गेम जो है उस चीज पर खेला जाता है, आप लोगों के फियर यानी कि डर के ऊपर, और इसी के साथ में जब आप लोग किसी चीज की नॉलेज नहीं होती है। ये दो ऐसी चीजें हैं, एक तो फियर और दूसरा नॉलेज का न होना, इंसान को हमेशा अंधविश्वास की ओर ढकेलता है। और इसी का जीता जागता उदाहरण अभी रिसेंट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने निकल कर आएगा, वो निकल कर आया केरला के अंदर में। केरला के अंदर में 2 महिलाओं का बहुत ही खतरनाक तरीके से, ब्रूटल तरीके से उनका मर्डर किया गया, छोटे छोटे पीसेस किए गए उनके। और यहाँ पर ये एक तरीके से केरला का तो केस है, वो बस आप लोगों को एज ए उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है। ये ऐसी कंडीशन अगर मैं आप लोगों को बोलूं, देश के अंदर में सब जगह आप लोगों को देखने को मिलती है। ये एक ऐसा चार्ट है जिसके ऊपर अगर आप लोग बात हैं, आज की डेट में सबसे ज्यादा झारखंड के अंदर आप लोगों को ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। लगभग 257 के करीब केस हुए यहाँ पर 2012 से लेकर 2021 के अंदर में। तो ये अपने ही आप में बहुत बड़ा नंबर है, और ये तो नंबर वो है जो हमारे सामने आ जा रहा है। इसकी क्या गारंटी है कि 257 ही है? इसकी क्या गारंटी है कि यहाँ पर बस इतने ही केस हुए हैं? क्योंकि ये तो वो केसेस के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूँ जो कि आप लोगों के सामने आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं ये अलग अलग राज्य में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो राज्य कुछ लाइट कलर के हैं वहां पर कम है, जो डार्क कलर के हैं वहां पर थोड़ा ज्यादा है। केरला में ये केस जो है ऐसे नहीं कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं। केरला में केस जो है
देखने को मिले कुछ टाइम में अभी, यानी कि अंधविश्वास की ओर आज की डेट में लोगों का जो है विश्वास बढ़ता जा रहा है। रीजन उनके अंदर फियर। अब यहाँ पर जो महिलाएं हैं, यहाँ पर इनको कुछ ऐसा था कि हाँ इनको अमीर होना है और काइंड ऑफ कुछ ऐसी सिचुएशन है। कई बार देखो इंसान किसके लिए, आप लोग देखो अंधविश्वास में किस चीज के लिए इंसान जाएगा, हाथ दिखाओगे किसी को जाकर, जैसे कि हाथ दिखा दिया हाँ कि नौकरी कम मिलेगी, एक बार हाथ देख कर दिखा दो बाबा जी कहेंगे सारी लिप वो नहीं कहते कि एक तरीके से चिकनी चुपड़ी बातें, हाँ लगेगी तो लगे रहना, छोड़ना मत, इस टाइम तक अगर तुमको जॉब मिल जाएगी, तुम्हारे भाग्य में सरकारी जॉब है, ठीक है। किसी को अपना हाथ मिलाओ, हाथ में वो चांद बन रहा है, तुम्हारे भाग्य में बड़ी सुंदर बीवी है। ये ऐसी ऐसी हरकतें आप लोगों ने देखी होगी, लाइफ लाइन देख के बता देते हैं। और फिर मुझे मुन्ना भाई एमबीबीएस की मूवी याद आ जाती है कि उन्हें कहते हैं उसमें लास्ट वाला जो सीन है उसको उस टाइम पर बोलता है कि अच्छा बताओ तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, वही सर्किट किसकी कनपट्टी पे गन रख, ठीक है, बता कि नेक्स्ट मिनट में तेरे साथ क्या होने वाला है तो वो रियलिटी है। तो अंधविश्वास जो है वो कहीं ना कहीं इंसान को जो है एक तरीके से बुद्धिहीन बनाता है, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। आप लोग यार एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि एक तरीके से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो कम से कम ये सारे जो स्टूडेंट है वो इसके ऊपर मैं विश्वास करता हूँ कि इसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे अंधविश्वास के ऊपर, ठीक है। पर लेकिन देश के अंदर में कहीं भी आसपास में भी अगर आप लोगों की कोई ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो उसके ऊपर भी आप लोग क्वेश्चन उठाया करो, क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए आप लोगों का, तभी ये सारी चीज़ें जो हैं वो देश के अंदर रुकेगी। अभी जो मैं डेटा के बारे में बात कर रहा हूँ वो बात करेंगे एनसीआरबी के द्वारा, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये आप लोगों को बताना है। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से माने तो 2021 के अंदर में टोटल मिलाकर 68 ऐसी जो किलिंग्स हुई, यानी कि लोगों की जान गई यहाँ पर अकेले यहाँ पर एनसीआरबी के द्वारा 2021 का डेटा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से 6 तो मौत ऐसी थी जिनको मानव बलि के तरीके से दिया गया, उन्हें कहते हैं कि मानव बलि मांग रही है यहाँ पर, ये इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलती है। और जो एक तरीके से थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है जादू टोने वाली सिचुएशन में लगभग आप लोगों को 68 लोगों की जान जाती है यहाँ पर नजर आई, तो आप लोग इससे समझ सकते हैं। और इस कंडीशन में आप लोगों को बता दूं यहाँ पर रिसेंटली अभी छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने बताया, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, इसी के साथ में मध्य प्रदेश, तेलंगाना और केरला में अभी 2 जान गई यहाँ पर। जो कंडीशन अभी मैंने यहाँ पर लगभग 60-70 के करीब यहाँ पर देखने को मिली है। 2020 में ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी बढ़ गई थी, 88 के करीब तो जो लोगों की डेथ हुई थी वो यहाँ पर जादू टोने की वजह से, और 11 के करीब लोगों की जो जान गई थी वो गई थी किसकी वजह से, ह्यूमन सेक्रीफाइस, यानी कि इंसानों की बलि देना। इंसानों की बलि देना यहाँ पर लगभग 99 के करीब केसेस यहाँ पर देखने को मिले। रीजन 2020 कोविड-19 बहुत ज़्यादा हद पर चढ़ गया था और लोगों के अंदर फियर था कि ज़िंदगी में पता नहीं क्या होने वाला है। तो जिस टाइम पर लोगों के अंदर डर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फियर जो है उसकी पराकाष्ठा बढ़नी स्टार्ट हुई, तो इस तरीके की हरकतें सोसाइटी में, समाज में होनी स्टार्ट हो जाती है। आज की डेट में आप लोगों को एक बात बता दूं, जहां पर आप लोग डर गए वहां पर आप लोगों के साथ में खेला खेला जाएगा, ठीक है। वो हर जगह है जहां पर आप लोग डर गए। आप लोगों ने देखा होगा अभी आज ही एक साथ, कल, आज तो नहीं, खैर आज तो अभी उठने के बाद मैं लेक्चर बना रहा हूँ, मतलब एक तरीके से मैंने ये कल ही शायद आई थिंक कल या परसों में ये न्यूज़ देखी, मेरे सामने आई थी, और एक उड़ती उड़ती सी न्यूज़ कि लगभग जो है 12 से 13 बच्चे जो हैं उनको ठग लिया गया जॉब दिलाने के नाम पर, ठीक है, कि हम तुम्हें जॉब दिला देंगे। एक तरीके से जो बेरोजगारी का भी डर है ना, ये भी इंसानों को जो है गलत डायरेक्शन में धकेलता है। लगता है कि चलो ठीक है जॉब मिलनी चाहिए आज के डेट में, क्योंकि जॉब के पीछे बहुत सारी चीज़ें टिकी होती हैं। जॉब होगी तो शादी होगी, जॉब होगी तो आगे चल के समाज में इज्जत मिलेगी, जॉब होगी तो मतलब एक तरीके से जो सिचुएशन जो है ठीक डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो इनके फियर में भी आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। और एक बहुत बड़ा रीजन है आज के डेट में बच्चा पैदा ना होना, बच्चा पैदा ना होना, उसके चलते भी यहाँ पर सोसाइटी में ये सारे फैक्ट बता रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, उसमें सारे फैक्ट्स बताए गए हैं बाकायदा। तो जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ वो बाकायदा आर्टिकल के जो लिखे हुए आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर बता रहा हूँ। और एक जब मैं आर्टिकल डिस्कस करता हूँ ना यहाँ पर, ऐसा नहीं कि जैसे यहाँ पर आप लोगों को ये आर्टिकल देखने को मिल रहा है कि किसका है, द हिंदू का है, ऐसा नहीं द हिंदू का अकेला। यहाँ पर मैं जो भी आर्टिकल इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़े हैं वो सारे आर्टिकल्स का जो एक निचोड़ आप लोगों को देखने को मिलता है, तभी आप लोग एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे और तभी इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आंसर दे पाओगे। तो इसलिए जरूरी है उस टॉपिक का एक संपूर्ण ज्ञान होना। ये तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये बता दिया कि समाज की सोच कैसी है जिसकी वजह से विच हंटिंग देखने को मिलती है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर वो आप लोगों को इसी के अंदर इंक्लूड देखने को मिलेगा कि हमारा संविधान इन सब चीजों के बारे में क्या बोलता है। यानी कि इस तरीके की हरकतें जब सोसाइटी में देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर आर्टिकल कौन सा जो है जो काफी ज्यादा न्यूज में आता है अगर बात की जाए तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा संविधान के अंदर में हमारे फंडामेंटल राइट जो रखे गए हैं, जो पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक अनुच्छेद जो है,
इसमें जब आप लोग अंदर जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पर राइट टू इक्वेलिटी के बारे में बात की जाती है। और राइट टू इक्वेलिटी के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि हर एक इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस जो है वो आर्टिकल 14 को जो बेसिकली यहाँ पर आप लोगों का वोलेट करती हुई नजर आती है। यानी कि हमारे संविधान में ऑलरेडी यहाँ पर इस तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर कोई ऐसी हरकतें किसी भी तरीके से करता हुआ पाया जाता है तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर बातें की जाती है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए और लोगों का एक साइंटिफिक टेम्पर जो है वो जनरेट करना है। इंटरेस्टिंग चीज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ये हमारे संविधान में बोला गया है कि लोगों को चीजें सिखानी है ताकि वो सही और गलत में फर्क समझ सकें। ये चीजें हमारी पॉलिटिशियन को सिखानी है लोगों को, ठीक है। ऐसा मतलब माहौल बनाना है देश के अंदर में पॉलिटिशियन को। पर लेकिन अभी कोविड-19 में देखा बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अलग ही लेवल पर पहुंच गए। यानी कि कोई गाय का गोबर लगा रहा है कोविड-19 से बचने के लिए, कोई नाक में जो है नींबू के टपके डाल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट नहीं थे, बस वो कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस चीज में उनका विश्वास हो चला था। और जब विश्वास के पीछे कोई पर्टिकुलर फैक्ट ना हो तो वो विश्वास जो है वो अंधविश्वास कहलाता है। हर एक विश्वास के पीछे कोई फैक्ट होना चाहिए, तब जाकर चीजें जो है वो आप लोगों को सुधरती हुई नजर आएगी। तो ये तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखिएगा, राइट टू इक्वलिटी, यानी कि उस इंसान को जिसको पीटा जा रहा है यहाँ पर, कि उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, कि उसके ऊपर जो है चुड़ैल चढ़ गई उसको मार दिया जाए, ऐसे केसेस आप लोगों ने देखे होंगे। तो ऐसे बाबा आते हैं फिर उनका भूत प्रेत झाड़ने के लिए, तो वो सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इसीलिए खुद सरकार भी डेटा इसके ऊपर इकट्ठा कर रही है कि हाँ ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो सरकार का डेटा आप लोगों के सामने है यहाँ पर, और ये आर्टिकल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं क्या देश के अंदर कोई कानून है इसको लेकर। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूं अभी, उससे पहले यहाँ पर आप लोगों को कुछ और बातें बताऊंगा साथ में, ठीक है। यहाँ पर कानून भी और बेसिकली संविधान के बारे में भी। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो लीगल जो प्रोविजन क्या क्या है अगेंस्ट जो सुपरस्टिशन होता है, यानी कि जो जादू टोना होता है, उसके बारे में, यानी कि अंधविश्वास और इन सब चीजों के खिलाफ क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, उसके बारे में बातें की जा रही है। तो सबसे पहले तो इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन 32 है वो यहाँ पर इन सब चीजों को रोकने के बारे में बात करता है कि किसी भी इंसान का सेक्रीफाइस आप लोगों को नहीं करना है, यानी कि इंसान की हत्या वगैरह आप लोगों को नहीं करनी है। इसके लिए प्रॉपर सेक्शन है, यानी कि धाराएं हैं। तो यहाँ पर 295 में आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि कोई भी ऐसी हरकतें करता हुआ नहीं पाया जाएगा और उसको डिस्करेज करना है। अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस करता है उसको सपोर्ट नहीं करना है। और सबसे शानदार तो मुझे आर्टिकल ये लगता है, ये तो याद रख लेना आप लोग, इसको तो क्वेश्चन भी पूछ लिया है, तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहाँ से आ गया भाई साहब, यहाँ से आ गया। जब केसेस हैं सोसाइटी में तो क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में क्या बात बोलेगी यहाँ पर, अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे संविधान में जो आप लोगों को ये आर्टिकल 51A में क्या रखा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटी, उसमें साफ साफ लिखा गया फंडामेंटल ड्यूटी में कि सिटीजन का साइंटिफिक टेम्पर एक तरीके से आप लोगों को जनरेट करना है। ये देखो, यानी कि क्या सही है और क्या गलत है वो उनको समझ में आना चाहिए, मानवता के ऊपर उनका फोकस होना चाहिए। एक तरीके से, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, उनके अंदर में स्पिरिट होना चाहिए इंक्वायरी की, यानी कि क्या सही है क्या गलत है सोचो तो सही एक बार, और रिफॉर्म के ऊपर फोकस करना चाहिए अगर कोई पुरानी कुरीति आ रही है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी के ए के एच में यहाँ पर ये चीजें आप लोग को साफ साफ लिखी हुई देखने को मिलेगी। फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर में बाकायदा इसको समझाया भी गया है। इसके लिए अगर बात करें, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है 1954 का, जो कि इसको टैकल करने के बारे में बात करता है। इंपैक्ट जो भी जो इस तरीके की जो सुपरस्टिशन जो भी होती है यहाँ पर एक्टिविटीज देश के अंदर में जहां पर प्रिवेल हो रही हैं, तो उसको किस तरीके से रोका जाए, उसके प्रभाव से कैसे निपटा जाए, इसके लिए कानून है देश के अंदर में। पर लेकिन अगर बात करें, सबसे बड़ी दिक्कत पता है देश के अंदर कहां निकल कर आती है, वो आती है जब ये सारी चीजें हम लोग अलग अलग राज्य में जाकर देखते हैं। केरला में कुछ और है, यहाँ पर बिहार के अंदर कुछ और है, अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बिहार के अंदर में 1999 में कानून बनाया गया, तो उसके लिए अलग फैक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो बिहार के अंदर चीजें निकल के आती हैं। तो यहाँ पर जो इंडिया का फर्स्ट स्टेट आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिविजुअल ने, जिसने यहाँ पर कानून बनाया, ठीक है। सिमिलर टाइप फिर झारखंड ने बना दिया 2001 में, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो बिहार और झारखंड एक पार्ट हुआ करते थे, अलग अलग हो गए तो अलग अलग कानून बन गया, जैसे अलग अलग निकले। महाराष्ट्र के अंदर 2013 में यहाँ पर ऐसे कानून के बारे में यहाँ पर बात की गई इस तरीके से, और वहाँ पर तो अघोरी प्रैक्टिस, ब्लैक मैजिक, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। कर्नाटक के अंदर भी 2017 में यहाँ पर इस तरीके के कानून बनाए गए, यानी कि ये सारे कानून जो हैं वो देश के अंदर टाइम टू टाइम जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। अगर आप लोग इसको समझोगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये कानून नहीं है।
तो अगर आप लोग इनको अच्छे से समझोगे, ये इनह्यूमन प्रैक्टिस है, यानी कि इंसानियत के खिलाफ जाकर ये प्रैक्टिस आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसकी वजह से राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू लाइफ, ये जो आर्टिकल है, खासकर दोनों आर्टिकल याद रख लीजिएगा। राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल 14 मैंने बताया, अगर पूछ ले सुपरस्टिशन से रिलेटेड प्रीलिम्स में कि कौन सा आर्टिकल है, तो अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 ये राइट टू इक्वेलिटी के बारे में बात करता है। और इसका इक्वेलिटी नहीं हो रही है जब एक इंसान को आप लोग मार रहे हो, पीट रहे हो, उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो, तो इक्वेलिटी जो है वो साइड में हो जा रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है यहाँ पर बेसिकली क्या है, वो है राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ और राइट टू प्राइवेसी ये सारी एक जगह आ जाती है। तो आर्टिकल 21 के अंदर आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि फंडामेंटल राइट का भी हनन कर रहा है, तो और रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर बन जाती है सरकार की, वरना इंसान सीधा सीधा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि भाई साहब ये सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। और फिर से मैं बोल रहा हूं, जब भी आप लोग आंसर लिखोगे तो आंसर के अंदर में पूछ ले कि आप लोगों से रीजन क्या है, तो सबसे बड़ा रीजन तो आप लोगों का बिलीफ ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बिलीफ यानी कि उसमें विश्वास कर लिया कि इससे सॉल्यूशन निकलेगा जो प्रॉब्लम सामने चल रही है। और रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर भी कई जगह इसको काउंट किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई बिलीफ होता है वो सबसे ताकतवर बिलीफ रिलीजन के अंदर होता है। रिलीजन के अंदर में अगर उसको नोड़ तोड़ के थोड़ा दिखाया जाए लोगों को, तो फिर वो नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। और साइंटिफिक टेम्पर लोगों का नहीं होता है, यानी कि किसी भी चीज के पीछे वो क्वेश्चन नहीं करते हैं। किसी बाबा ने, किसी साधु ने, किसी मौलवी ने, किसी ने अगर कुछ बातें बोल दी तो वो उसी को मानकर बैठ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, वो इंसानों को बकायदा ब्रेन वॉश किया जाता है उनका, कि इंसान अगर इंसान को मारेगा तो जन्नत में जाएगा और हूर की परी उसे मिलेगी। उस उल्लू के पट्टे को क्या बोलूं, बस मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो इंसानों को मारकर किस तरीके से जन्नत में जा सकता है। जो मुंबई में उसने इतने सारे लोगों की जान ली हमारे देश के अंदर में, वो चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। दूसरा, यहां पर आप लोगों ने जो चुड़ैल तो सुनी है कि हाँ औरतें जो है चुड़ैल बन जाती हैं, ये औरत जो है वो चुड़ैल बन गई। कभी आप लोगों ने देखा है कि एक तरीके से ये इंसान जो है वो चुड़ैल बन गया, ठीक है, या इस तरीके से उसके बारे में बहुत सारी बातें बोली जाती हो। तो हमारा देश जो है, अगर तीसरी बात आप लोग यहां पर बोले तो वह है पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी कि पुरुष प्रधान देश है हमारा, जिसमें यहां पर महिलाओं को थोड़ा सा अंडरमाइन किया जाता है, जिसके चलते यहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। और ये किसकी वजह से होती है, एक चौथा पॉइंट आप लोग अगर वो लिखना चाहें तो वो होता है बेसिकली कई बार लैंड को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है, एक तरीके से ये सारी चीजें देखने को मिलेगी जब इस तरीके की हरकतें यहां पर निकल कर आती हैं। और कई बार आप ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है आज मैं बताने जा रहा हूं, कई बार ऐसे भी केसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, कई सारी औरतें अपने हस्बैंड को अपने कंट्रोल में करने के लिए कि मेरा हस्बैंड जो है मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, या फिर कई सारे हस्बैंड अपनी वाइफ को कंट्रोल करने के लिए कि मेरी वाइफ मेरे हिसाब से नहीं चल रही है। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा था मुझे जब पढ़ रहा था मैं, मतलब ऐसा भी किया जाता है कि मेरा हस्बैंड मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, तो किसी बाबा, किसी मौलवी के पास में कोई भी इस तरीके की नहीं, कई बार जाके कि ये धागा बनवा लेते हैं, या फिर कुछ इस तरीके का कुछ अंगूठी पहना देते हैं कि ये कंट्रोल में हो जाएगा, फिर कुछ भी ऐसा, कुछ भी जो भी चलता है, मतलब तो ऐसी भी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये कंडीशन है यहाँ पर आज की डेट में। तो ये वो इंसान करेगा जिसको रियलिटी में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, तो ये गलत तरीके का विश्वास होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जरूरी है कि कंट्रोल यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पर इतने सारे लोगों की जान जा रही है और देश में चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो इसके पीछे आप लोगों को ये कुछ पॉइंट्स हैं। इमेच्योरिटी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, एंजाइटी, डर, रिचुअल्स कई सारी रहती हैं। वैसे सुपरस्टिशन बोले तो इनको 3 कैटेगरी में रखा गया नॉर्मल तरीके से। एक तो रिलीजन के नाम पर यहां पर बोलते हैं, दूसरा कई सारी कल्चर भी यहां पर इस तरीके की चीजें सोसाइटी में चली हुई जाती है ना, बिलीफ रहता है। जैसे कल्चर का पार्ट हो जाता है, सती चली हुई आ रही है पुराने लंबे समय से कि हाँ ये चल रही है, तो वो चीजें थी पर लेकिन रोका गया। सोशल सोसाइटी में कई तरीके की प्रैक्टिस होती है सुपरस्टिशन के ऊपर, यहाँ पर जादू टोने के ऊपर, तो सोसाइटी भी यहाँ पर इंपैक्ट डालती है। तो रिलीजन, कल्चर और सोसाइटी ये इंसान को इस तरीके की जो बिलीफ है, इस तरीके का विश्वास है उसमें ढालती है, जिसके बेस पर इंसान जो है वो ऐसे स्टेप उठाता हुआ नजर आता है। और ब्लैक मैजिक जो है यहाँ पर, ये तो इविल सुपर पावर की तरीके से देखा जाता है। एक ऐसी प्रैक्टिस जो कि किसी को भी फिजिकली और मेंटली और फाइनेंशियली जो है एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरीके से आप लोग इस तरीके कंडीशन समझ सकते हैं, किसी इंसान के बाल काट लिए, किसी के कपड़े, किसी का फोटो लिया हो, उसके ऊपर ब्लैक जादू किए जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा। ये जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को पिक्चर दिखाई है, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे आइटम है, मतलब देखकर भी लगता है ये है क्या, पत्थरों के ऊपर में मार्किंग करके कुछ लिख देना, इस तरीके से बांध कर ये लकड़ियां रख लेना, मोमबत्ती जलाना, और उस टाइम पर फिर माहौल क्या रहेगा, वो बैठ जाएंगे और फिर सर हिलाएंगे ऐसे ऐसे करके। और जो नॉर्मल तरीके से किसी औरत को मारा पीटा जाता है समाज के अंदर में, तो उसको चुड़ैल मान लेता है कि इसके अंदर माता आ गई है, चुड़ैल बन गई है, वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये सारी की सारी इनह्यूमन प्रैक्टिस है जिनके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है।
कल को अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को यहाँ पर समझना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये आर्टिकल आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना है। अब जो क्वेश्चन पूछूंगा उनका आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा। तो कौन बनेगा करोड़पति सेशन स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सुपरस्टिशन के रीजन और ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस के बारे में सही आंसर आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। और एक बात बोल दूं, जो भी मैं आप लोगों को चीजें पढ़ाता हूं उनको पहले सुना करो, समझा करो। सारी पीपीटी आप लोगों को मिल जाती है टेलीग्राम के ऊपर बाकायदा। इनमें से आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं अपने, और इनको आप लोग अपने पास में भी रख सकते हैं रिवीजन के लिए। हालांकि नोट्स तो मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग अगर बनाना है तो एक ओवरव्यू हल्का सा लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये नोट्स की फॉर्म में ही रहती है अगर आप लोग इनका रिवीजन करने अच्छे से बैठोगे तो, ठीक है। और एक और बात यहाँ पर जो कि आप लोग कई बार पूछते रहते हैं, सर ये डिस्कशन सुनने के बाद में आर्टिकल पढ़ना चाहिए, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। देखो यार, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ यहाँ पर, बी फ्रैंक, मतलब कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि जोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। आप लोग अगर चाहो, अगर आप लोगों के पास में इतना टाइम है तो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, पर लेकिन अगर आप लोगों के पास में टाइम नहीं है तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट एक आर्टिकल डेली आप लोग पढ़ लिया करो, उससे आप लोगों को चीज़ों को समझने की अंडरस्टैंडिंग कम से कम डेवलप होगी। क्योंकि आप लोग एक आर्टिकल पढ़ने का तो टाइम निकाल सकते हैं, कई सारे फिर बोलेंगे सर न्यूज़पेपर नहीं आता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। एक आर्टिकल डेली मैं पोस्ट करता हूँ एसएलवीपीडिया के ऊपर, और यहाँ पर आप लोगों को अब तो ये भी देखने को मिलेगा, आप लोग एक बार यहाँ पर पढ़ सकते हैं और फिर वहाँ पर वो क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस के तौर पर ही बोल सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर एसएलवीपीडिया पर तो मौज कर दिया आपने कोई नहीं यार, उसको अच्छे से एंजॉय करो। यहाँ पर सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर पढ़ाता हूँ पिक्चर्स की फॉर्म में आप लोगों को नोट्स की फॉर्म में यहाँ पर मिल जाती हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है, रेगुलर सिस्टमेटिक वे में चीज़ें फॉलो करके चलोगे तो यार इस लेवल पर तैयारी आप लोगों की हो जाएगी कि एग्जाम में बैठकर कंफर्टेबल फील करोगे, ठीक है। बात की जा रही है सुपरस्टिशन, कल्चर, बिलीफ एंड रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में, अंधविश्वास से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं ये यहाँ पर इसके बारे में। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों को करेक्ट बतानी कौन सी स्टेटमेंट है, क्या क्या रीजन है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यही यहाँ पर कि अंधविश्वास, जो मान्यताएं, धार्मिक प्रथाएं, ये होता है रीजन। अनसाइंटिफिक टेम्पर, यानी कि इंसान जो है सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखने को मिलेगा, कई बार बोलते हैं कि इलाज हो जाएगा, ऐसा करवा लो। पैट्रियार्कल सोसाइटी और लैंड और प्रॉपर्टी वाला इशू भी देखने को मिलता है, ये बोला गया। सही आंसर क्या है? 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगी, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है आप लोगों के सामने कि सारी की सारी चीजें आप लोगों को सोसाइटी में देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें नजर आती हैं, ठीक है। तो बेसिक स्टेटमेंट है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। बात की जा रही है किसके बारे में? बात की जा रही है यहाँ पर बेसिकली जो स्टेटमेंट बतानी है करेक्ट कौन सी है, और यहाँ पर कानून से रिलेटेड बोला गया देयर आर नो नेशनल वाइड लेजिस्लेशन टू डील विद सुपरस्टिशन प्रैक्टिस, यानी कि देश के अंदर में कोई पर्टिकुलर कानून नहीं है इसको लेकर, ये बोला गया पहली स्टेटमेंट में। दूसरा यहाँ पर बोला गया कि इंडियन पिनल कोड के 2 सेक्शन बताए गए कि ये इसके साथ में डील करते हैं ओनली मर्डर के केसेस अगर होते हैं, यानी कि मर्डर से पहले यहाँ पर काम नहीं होगा। डीपीएसपी में बोला गया कि आप लोगों को साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करना है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, हालांकि आप लोग देखते ही पकड़ लोगे, इसमें ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों के लिए बनाई गई है, थोड़ा सा भी समझोगे कि साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करने की बात कहां पर की है। तो क्या है? ओनली 1 स्टेटमेंट, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ABCFD। तो सही आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या है, वो है बी। यहां पर डीपीएसपी नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया भी था। क्या है यहाँ पर? आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलेगी, ना कि डीपीएसपी। इसके अंदर साइंटिफिक टेम्पर यहां पर जनरेट किया गया है। कौन सी कमेटी है देश के अंदर में जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करती है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज आती है, ठीक है। और अब क्वेश्चन भी है, तो आर्टिकल जो है ऐसे तैयार करना है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाए, बेसिक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मिल जाए, स्टैटिक पोर्शन भी आप लोगों का कवर हो जाए ढंग से, और यहाँ पर ये इस तरीके से समझ सकते हैं, और करंट की न्यूज भी आ जाए। तो इस तरीके से आर्टिकल तैयार करने का मतलब है कि एक आर्टिकल नहीं, 3 से 4 आर्टिकल आप लोग ये तैयार हो चुके हैं। अब यहां से इतना पोस्टमार्टम इसका कर दिया है कि यहां से अब कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, उसका आंसर हर एक लेवल पर आप लोग दे सकते हो, किसी को समझा भी सकते हो। तो ये है कंप्लीट इस तरीके का डिस्कशन टॉपिक का। ओके, फीडबैक जरूर देना जैसा भी लगता है आप लोगों को, या कोई और चीज रह गई है तो वो भी बता सकते हैं कि ये भी ऐड किया जा सकता है। आप लोगों को आसपास क्या सोसाइटी में भ्रांतियां देखने को मिलती है उसके बारे में बता सकते हो। ओके, जादू टोने के चक्कर में आप लोगों का डे रह गया। एक इंपॉर्टेंट डे भी है यहाँ पर जो कि बोलते हैं इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, यानी कि अगर कोई जर्नलिस्ट, कोई भी पत्रकार जो है, यहाँ पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पत्रकार की जान जाती है, वो अपनी जान जोखिम में डालकर आप लोगों तक न्यूज़ लेकर आते हैं। तो उनके खिलाफ जो भी हरकतें देखने को मिलती हैं उस हरकतों को रोकने के लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर डे जो है वो 2 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो भी क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट होते हैं या मीडिया प्रोफेशनल के खिलाफ कोई क्राइम होते हैं तो उसको रोका जा सके। ये जरूरी भी है,
क्योंकि अगर आप लोगों को देखा हो, आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को पढ़ाया अभी यहाँ पर फंडामेंटल राइट के बारे में। जब फंडामेंटल राइट में ये हो क्या रहा है कुछ ज़्यादा ही हो गया आज तो यार, ऐसा भी कुछ नहीं है कि मैंने कुछ गड़बड़ की है चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। तो फंडामेंटल राइट के बारे में अगर बात करें तो जैसे मैंने बोला कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट आते हैं और आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वेलिटी के बारे में बात करते हैं। सेम पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में, और राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो यहाँ पर आर्टिकल 19 के अंदर जब आप लोग जाएंगे उसका फर्स्ट का ए में आप लोगों को फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में यहाँ पर चीजें बेसिकली देखने को मिल जाती हैं, यानी कि वहां से निकाल कर लाई जाती हैं। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो वैसे तो लिखा हुआ ये है पर लेकिन उसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैसे होगा, या तो कोई बोल कर करेगा या फिर कोई लिख कर करेगा, ठीक है, अपने एक्सप्रेशन कैसे देगा वो, तो ये यहाँ पर इसके अंदर लिखा हुआ है। तो हमारा फंडामेंटल राइट भी यहाँ पर आ जाता है जब हम लोग फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करते हैं, अपनी जो एक तरीके से एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं, या फिर हम लोग अपने व्यापार के बारे में बातें करते हैं। तो ये डे जो है इनके जब भी आप लोग देखा करो उसका बेसिक थ्योरी क्या है उसके पीछे वो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो और अच्छे से आप लोग चीजों को आगे लेकर चल पाओगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा ये बताओ आज की डेट में हमारे देश के अंदर में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि कितने जिले हैं टोटल हमारे देश के अंदर में, ये आप लोगों को बताना है। सोचो अगर एक घर के अंदर में 8 लोग हैं और 8 लोगों में से बस एक ही इंसान ऐसा है जो कि कमाने वाला है, तो उस घर की हालत कैसी होगी आप लोग खुद सोचो। उस घर को जैसे तैसे आगे खींचा जाएगा और जिस दिन उसको बीमारी हो गई, कुछ हो गया, तो वो जो घर है वो अपना दम तोड़ता हुआ नजर आएगा, सारे तिल बिलाते हुए नजर आएंगे। पर ये सोच के देखो कि घर के 8 लोग हैं और 8 के 8 लोग जो हैं वो अलग अलग एरिया में काम करते हैं किसी, यानी कि एक इंसान जो है वो किसान है, एक इंसान जो है वो कहीं पर एक तरीके से पुलिस फोर्स में है, एक जो है वो कहीं पर डॉक्टर या नर्स वगैरह का काम कर रहा है, एक इंसान जो है कोई छोटा मोटा बिजनेस चला रहा है, एक इंसान जो है वो कोई ऐसी IT इंडस्ट्री वगैरह में कहीं पर काम कर रहा है। तो ये घर जो है वो कभी डूबेगा नहीं। घर में अगर कोई पर्टिकुलर एरिया भी अगर डूब जाए तो दूसरा एरिया तैयार रहेगा। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि एक पर्टिकुलर बिजनेस पर पूरा घर जो है वो नहीं टिका रहना चाहिए। अगर वो बिजनेस बर्बाद हुआ तो घर बर्बाद होता हुआ नजर आएगा। खेती बाड़ी अगर कोई रहती है तो पता चला अब की बार क्या हुआ, बारिश नहीं हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो दिक्कत हो जाती है। कोई बिजनेस डूब गया तो कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर अभी रिसेंटली जो है बर्बाद होते हुए देखा गया, जो कि एक बिजनेस के ऊपर टिके हुए थे, ठीक है। तो हमेशा ऑल्टरनेटिव चीज़ें बहुत सारी होनी चाहिए। और सोचो जब सब काम करते हुए नजर आए अलग अलग डायरेक्शन में, तो इस घर का कुछ हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है। क्यों बता रहा हूं ये बात? ये सेम पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा जब हम लोग बात करते हैं अपने देश में एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेकर। हमारे देश के अंदर में अभी एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है वो प्रेजेंट की गई। उसका बेसिक पर्पज क्या था कि कैसे हम लोग अपने देश के अंदर में एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं। दुनिया में चाइना ऐसा कंट्री है आज के डेट में जो एक्सपोर्ट के नाम पर जो आज की डेट में दुनिया पर राज कर रहा है। आप लोगों को पता है जो टारगेट हम लोग सेट कर रहे हैं कि हमारा टारगेट एक्सपोर्ट करने का कुछ ऐसा होना चाहिए, और वो चाइना आज की डेट में लिए बैठा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो हम लोगों को किस तरीके से काम करना है ताकि हम लोग जो है अपनी जिंदगी को इस तरीके से सुधार सकें कि मैन्युफैक्चरिंग हब हमारा देश जो है वो बन सके। तो एक्सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो ये आप लोगों को अचीव करा सकती है देश के अंदर में जो चाइना को मिला है। और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को ये बात देखने को मिलेगी, एक्सपोर्ट करने के लिए पहले आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा। इसके लिए पहले एक दूसरा आर्टिकल मैं आप लोगों को सुनाता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ये आर्टिकल इसी महीने में स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था, आप लोगों का रिवीजन भी होगा और इससे आप लोग जो है बहुत सारी बातें समझ पाओगे। एक एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा। जब कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आ जाती है देश के अंदर में तो बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पर यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट चेंजेज होते हैं, तो उससे बहुत सारी और भी आगे चीज़ें देखने को मिलती है। तो फिर इस आर्टिकल पर हम लोग आएंगे, पहले वो आर्टिकल डिस्कस करते हैं क्योंकि उसमें बेसिक सारा क्लियर होगा। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल तक रूल किया, क्या उसका एक बेसिक रीजन आप लोग बता सकते हैं? आज की डेट में यूएसए दुनिया पर रूल कर रहा है, सेम पैटर्न में चाइना दुनिया पर रूल कर रहा है। उसके पीछे आखिर क्या चीज है जो इनको इतना ताकतवर बना देती है और ये दुनिया पर रूल करने लगते हैं? और उस चीज को अचीव करने के लिए दुनिया परेशान है, यानी कहते नागमणि के पीछे भाग रहे हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, वो मूवीज वगैरह सीरियल वगैरह में दिखाते हैं। मैं देखता नहीं हूँ, ठीक है, कभी जज करने लोगों सर तो नागिन वागिन सीरियल देखने लगे, एक दो बार आ जाती है चीज़ें सामने, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि वो नागमणि क्या है,
जो कि आप लोगों को इस पोजीशन पर बैठा देते हैं कि आप लोग दुनिया के सबसे पावरफुल एक कंट्री बन जाते हैं, दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन जाते हैं अगर आप लोग भी इस तरह का कोई काम करेंगे। तो उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ यहाँ पर। बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है, ये पीआईबी के द्वारा कवर किया गया, तो डिटेल में समझेंगे। और पीआईबी गवर्नमेंट का मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स है अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें, और अलग अलग न्यूज़पेपर के द्वारा भी ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर किया गया। बात करेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में, आखिर हमारे देश में इसकी क्यों अभी चर्चाएं हो रही है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को पहले तो हम लोग एफटीपी बोलेंगे, और इस एफटीपी को अभी आने वाले टाइम में बोल रहे हैं कि $2 ट्रिलियन बनाना है 2030 तक का। 2030 तक का $2 ट्रिलियन बनाने के सपने देख रहे हैं हम लोग भाई साहब। 2030 तक का अभी पता है कहां पर बैठे हैं? बताओ कहां पर बैठे हैं, कौन से साल में अभी हम? ये ऑलरेडी चाइना 3 ट्रिलियन इंजॉय कर रहा है। जितनी हमारी जीडीपी है उतना चाइना ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है, और हम लोग 2 का सपना देख रहे हैं। तो कई बार ना हम लोग बात करते हैं यार चाइना को ये कर देंगे, चाइना को वो कर देंगे, ये हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट के लिए दिल बहला लेते हैं, पर इन रियलिटी चाइना बहुत ही ताकतवर देश बन चुका है आज की डेट में। ये एक्सेप्ट करने वाली बात है। यूएसए जैसी कंट्री को टक्कर दे रहा है। यूएसए के नहीं कहते, होश धोले कर रखे हैं इस देश ने। और वो उसका बेसिक रीजन क्या है? वो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। हमारे देश में ये क्या थी और हम लोग इसको क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसका मैं बेसिक रीजन आप लोगों को बताता हूं। बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, समझोगे तो दिल खुश हो जाएगा। 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। एक तो बताऊंगा यहाँ पर इकोनॉमी के सेक्टर कौन कौन से इंडियन इकोनॉमी के। एनसीईआरटी है 11th की, उसका एक पूरा टॉपिक आप लोगों को कवर हो जाएगा। उसमें भी मैंने पढ़ा रखा है, जाकर सर्च कर सकते हैं। पर यहाँ पर भी आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पर तो पूरा चैप्टर है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आज़ादी से पहले का अगर देखोगे और आज़ादी के बाद का अगर आप लोग देखोगे तो एक पैटर्न आप लोगों को नजर आएगा कि हमारे देश की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था कैसे कैसे चेंज हुई है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। दिल खुश करने वाला टॉपिक है। कॉन्सेप्ट समझोगे तो सारी बातें अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगी। जब देश आज़ाद हुआ तो आप लोगों को पता है कैसी खस्ता हालत में था। ना तो हमारे पास में प्रॉपर कोई इंडस्ट्री थी, ना हमारे पास में कोई प्रॉपर ऐसा पैसा था। एक सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश जो है वो उसके पर उतर लिए गए थे, वो चिड़िया उड़ने लायक भी नहीं बची थी, ऐसा माहौल बन गया था। तो अब उसको फिर से सोने की चिड़िया बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे ऐसे काम किए जो कि उतना रिजल्ट नहीं दिए जितना हम लोगों ने सोचा था। ये बिल्कुल ऐसे ही किसी ने बोला भाई यूपीएससी की तैयारी कर लो, आप लोगों ने स्टार्ट कर दी। आप लोगों को लगा कि यार उसने निकाला हम भी निकाल लेंगे, पर लेकिन सामने वाला बंदा जो है उसका एक बैकग्राउंड था, उसने चीज़ अच्छे से कर रखी थी। वो 6-7 महीने पढ़ा, अच्छे से पेपर दिया और निकाल के ले गया। 1 साल के अंदर अंदर सारा काम निपट गया। आप लोगों को 2 साल से लगे हुए, 3 साल से लगे हुए। तो इसको कहते हैं कि बिना जाने किसी पानी में कूद जाना, तैरना आता नहीं है, फिर डूब जाते हैं। तो सबसे पहले उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा सिलेबस है, ये पुराने उसके क्वेश्चन पेपर हैं, अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टॉपिक से इतने डीप में जाता है, अच्छा इससे तो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ लेता है। ये सारा एनालिसिस आप लोगों को होना चाहिए। सेम ऐसा ही एनालिसिस किया जाता है अर्थव्यवस्था का, यानी कि इकोनॉमी का, जिस अर्थव्यवस्था के अंदर में हम लोग रहते हैं। यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, मेनली 3 कैटेगरी है जिसमें हमारा देश जो है काफी एक तरीके से पूरी जीडीपी को काउंट किया जाए ढंग से, तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इसका रहता है। आजादी से जस्ट बाद में अगर आप लोग देखोगे एग्रीकल्चर, आप लोगों ने सुना होगा ना, हमारा देश जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और जब कोई भी देश जो है एग्रीकल्चर खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, उसकी एक कमजोरी होती है। नहीं कहते कि कई सारे लड़के और लड़कियों की एक कमजोरी होती है कि वो रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो वो अक्सर जो है अपने आप को बर्बाद कर बैठते हैं। कुछ ऐसे होते हैं और प्रोडक्टिव हो जाते हैं। तो ये उस इंसान की टेंडेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर हमारे देश जो था वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट था, पर इसकी कमजोरी क्या थी? जब देश एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है तो एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए पानी चाहिए। पानी की ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है नहीं, तो इसलिए मानसून के ऊपर भी डिपेंडेंट है। और जैसे जैसे मानसून ऊपर नीचे होता है वैसे वैसे हमारे खेत की जो धड़कनें हैं वो घटती और बढ़ती रहती हैं। कभी पैदावार अच्छी हो गई तो कभी बुरी हो गई। अब जब यही खेती बाड़ी हमारे देश की इकोनॉमी में 50% का कंट्रीब्यूशन दे रही है, तो खुद सोच के चलो कि उस देश की अर्थव्यवस्था जो है मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट हो गई भाई साहब। यानी कि मॉनसून बढ़ रहा है तो हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, और मॉनसून घट रहा है तो हमारी अर्थव्यवस्था घट रही है। यानी कि एक तरीके से नेचुरल चीजों के ऊपर डिपेंडेंट हम लोग यहां पर हो गए। ये तो एक एंगल हो गया। दूसरा एंगल अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर क्या है? मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने का मतलब मैं आप लोगों को एक सर्विस दे रहा हूं। डॉक्टर के पास में आप लोग जाते हैं इलाज करवाने के लिए, वो एक सर्विस होती है। वकील के पास जाते हैं आप लोग अपना केस लड़ने के लिए, ऊपर वाला न करे कभी जाना पड़े, वो एक सर्विस होती है। सेम सर्विस जो होती है बेसिकली ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारे देश के अंदर में। क्यों?
क्योंकि हम लोगों ने कभी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया ही नहीं है, यानी कि इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस नहीं किया। हम लोगों ने बाईपास ढूंढ लिया, शॉर्टकट ढूंढ लिया। इस टॉपिक को इतने को यहीं पर रोकता हूं, अब फिर से आऊंगा इसके ऊपर। पहले इसका रीजन समझ लेते हैं। यहां तक का जो चीज़ आप लोगों ने देखी है, रीजन क्या है। जब भी कोई देश की अर्थव्यवस्था बढ़ना स्टार्ट होती है तो उसका एक पैटर्न होता है। जैसे आप लोग जिससे पैदा हुए उसके बाद में आप लोगों ने अपनी स्टार्टिंग की, एजुकेशन लेना स्टार्ट करी, प्राइमरी, नर्सरी, आगे पढ़ने इस तरीके से ना, मतलब अपनी एक तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड आगे चल के अपनी ग्रेजुएशन करी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर कहीं पे जॉब करी, वो सारा तो आप लोगों ने ऐसे अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई है। ऐसे ही कोई पर्टिकुलर इकोनॉमी जब आगे बढ़ती है तो पहले उसका प्राइमरी सेक्टर होता है। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, ये होता है रॉ मटेरियल। मान लीजिए आज की डेट में आप लोगों को कोई प्रोडक्ट बनाना है, आप लोगों को आज की डेट में, जैसे कि अगर नॉर्मल बात करूं, आप लोगों को टमाटो सॉस बनाना है तो पहले क्या करोगे, पहले खेतों में आप लोग टमाटर लगाओगे, तो टमाटर आप लोग उगाओगे। जब टमाटर आ जाएंगे तो फिर क्या करोगे, आप लोग उसको फैक्ट्री के अंदर लेकर जाओगे, उसका टमाटो सॉस बनेगा। टमाटो सॉस बना के फिर आप लोग क्या करोगे, उसी सॉस को आप लोग मार्केट में ले जाकर बेचोगे। अगर और आसानी भाषा में समझना चाहते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जिस एरिया में गन्ना उगाया जाता है तो गन्ना रॉ मटेरियल हो गया। खेतों में से गन्ना आया, उसको मील में ले गए, गन्ने को मील में ले जाने के बाद में उसका रस निकाला। रस निकालने के बाद में उस गन्ने से आप लोगों ने गुड़ बनाया, शक्कर बनाई, चीनी बनाई, अलग अलग जो भी मटेरियल है मीठे के वो आप लोगों ने बनाए। बनाने के बाद में फिर बेचा उसको, तो ये सर्विस सेक्टर की कैटेगरी, मतलब एक तरीके से उसको मार्केट में प्रोवाइड करा दिया। तो ये टर्सरी सेक्टर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो प्राइमरी होता है रॉ मटेरियल, सेकेंडरी होता है मैन्युफैक्चरिंग वाला, और टर्सरी होता है जहां पर हम लोग चीजों को ले जाकर बेचते हैं, यानी कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय। तो ये 3 सेक्टर होते हैं। चाइना ने सिस्टमेटिक वे में पहले अपना ये वाला सेक्टर बढ़ाया, फिर उसने सिस्टमेटिक वे में सेकेंडरी बढ़ाया। मैन्युफैक्चरिंग जबरदस्त है चाइना के अंदर में, और फिर उसी माल को बेचना स्टार्ट किया। हमारे जैसे देश ढूंढे जहां चाइनीज सस्ता माल बेचे और अपना पैसा कमाए दबाकर। यही काम जो था ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था अंग्रेजों के टाइम पर। वो क्या कर रही थी, वो आप लोग देखोगे यहाँ पर बेसिकली यूके क्या कर रहा था उस टाइम पर, हमारे देश के अंदर से रॉ मटेरियल निकाल के लेकर जाता था, और रॉ मटेरियल ले जाने के बाद में बना बनाया फिनिश गुड लाकर हमारे देश के अंदर में बेचता था। यानी कि हमको उसने एक मार्केट बना दिया। मार्केट मतलब बहुत सारे लोग हैं, माल खरीदेंगे, अपना बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। सेम काम आराम आराम से यूएसए ने करना स्टार्ट किया। आज की डेट में डिफेंस सेक्टर में नियरली 40% जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो यूएसए का है। इसीलिए दुनिया में जहां जहां लड़ाई होती है वहां टांग अड़ाता है जाकर। क्यों, इसका फायदा भाई साहब। यूक्रेन जैसा शांत रहने वाला देश आज के डेट में बहुत बड़ा इंपोर्टर बन गया है इस हथियार वाले इंडस्ट्री का। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, जब कोई इंसान आप लोगों की बर्बादी के ऊपर खेलने लगे, उससे ज्यादा खतरनाक इंसान नहीं है। वो कभी चाहेगा नहीं कि आप लोग खुश रहें। तो इस तरीके के इंसान की टेंडेंसी समझ जानी चाहिए। तो ये टेंडेंसी यूक्रेन वगैरह को भी समझ जाना चाहिए कि खेल कौन रहा है, तुम्हारे ऊपर अपनी बंदूक तुम्हारे कंधे पर रखकर। ये कंडीशन इस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ाने की रहती है। इसलिए जहां भी लड़ाई होगी दुनिया में, वहां यूएस से ना हो मुझे बता देना। अगर नहीं होगा तो उसकी 40% दुनिया पर इंडस्ट्री कैसे बढ़ेगी डिफेंस की। तो ये आप लोग यहां समझ सकते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, आज के डेट में चाइना का माल ऐसा है कि हर देश के हर कोने में कहीं ना कोई आइटम आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसपे लिखा होगा मेड इन चाइना। उसी मेड इन चाइना को रिप्लेस करने के पीछे हम लोग लगे हुए हैं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं मेक इन इंडिया। तो देखो कितना सक्सेस हो पाते हैं। हालांकि जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था मेक इन इंडिया, वो जितनी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी उतना वो काम किया नहीं, पर फिर भी हम लोग हारे नहीं है, हम लोग लगे हुए हैं। तो अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, चाहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर लो, उन्होंने सामान बेचा अपना दबाकर दुनिया में। सेम काम यूएसए ने फॉलो किया और सेम काम चाइना फॉलो कर रहा है। यानी कि जो देश दुनिया में एक्सपोर्ट जो है काफी लार्ज स्केल पर कर रहे हैं, वही दुनिया में बादशाह बना बैठा है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है जब तुम एक्सपोर्ट करते हो, जब तुम आज की डेट में रॉ मटेरियल निकाल कर लेकर आ गए आप लोग, रॉ मटेरियल निकालने के बाद में किसी ने निकाला होगा ना, किसी ने किसको काम धंधा मिला होगा ना। खेतों में से गन्ना किसान निकाल के ला रहे हैं ना, फिर उसको मिल में लेके जा रहे हैं, कोई ना कोई वर्कर काम कर रहे हैं ना वहां पर, वर्कर काम कर रहा है तो प्रोडक्ट बन रहा है ना वहां पर, कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है ना। तो पूरे देश के अंदर में सारे सेक्टर परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। जब रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट बनाने से लेके प्रोडक्ट बेचने तक का काम करते हैं तो दुनिया भर के लोगों को जॉब मिलता है। हमारे देश ने क्या किया, हमारे देश ने गोता मार दिया। कहां पर गोता मार दिया, हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर शानदार तरीके से डेवलप किया, अपना रॉ मटेरियल निकाला दबाकर जितना निकाल सकते हैं, और फिर टर्सरी पर जंप कर गए, सर्विस सेक्टर वाले पे पहुंच गए हम लोग। हमने कहीं पर भी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस ही नहीं दिया। क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो आंसर राइटिंग है। अब आंसर राइटिंग करने में तो वैसा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको टाइम देना पड़ेगा, सारी चीजें बनानी पड़ेगी। अच्छा, ये एक इंट्रोडक्शन होता है, ये बॉडी होती है, कंक्लूजन होता है। कौन सोचे इस टॉपिक के बारे में, कौन डेटा इकट्ठा करे, बाईपास कर दिया। बाईपास क्या कर दिया, प्रीलिम्स निकले जा रहा है, मेंस निकल ही नहीं रहा है। तो हमारा देश भी कुछ ऐसा ही है।
उसने क्या किया, जो सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड कराने वाला एरिया था मैन्युफैक्चरिंग, जहां सबसे ज्यादा जॉब मिलती थी, भाई साहब ने वही गायब कर दिया। तो आप लोग भी जैसे आंसर राइटिंग गायब गायब कर देते हैं ना अपनी जो प्रैक्टिस में से, और फिर बोलते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। आप लोग खुद देश की व्यवस्था सोच लो, इतने दिनों से देश का रिजल्ट नहीं आ रहा तो तुम लोगों का रिजल्ट कहां से आएगा भाई। तो ये पकड़ने वाली बात है यहाँ पर। तो इसी को अभी यहाँ पर बढ़ाने की बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे तभी भी यहाँ पर ये 17-18% हुआ करता था देश आजाद हुआ, और आज की डेट में भी ये 27% है। मतलब ले देकर ऊपर नीचे बस इतना ही हुआ है। हाँ, एग्रीकल्चर की खस्ता हालत हो गई, जो जिस पर यहाँ पर सर्विस एग्रीकल्चर हुआ करता था वहां सर्विस पहुंच गया, और जहां पर सर्विस था लगभग वहां पर एग्रीकल्चर पहुंच गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो वही खेती बाड़ी जिसके ऊपर हमारा देश डिपेंडेंट था, वो मोल तोल करके मोटे मोटे तौर पर बोले 15-16% आज की डेट में ये बेसिकली हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे रही है। ठीक है, मतलब इतना ही है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। डेटा थोड़ा पुराना है पर लेकिन लगभग इतना ही देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। कॉन्सेप्ट समझिएगा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे मत जाना। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो इस सर्विस सेक्टर होता है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। सर्विस सेक्टर में आप लोगों को सारे जो भी इंसान होंगे वो अच्छे इंसान चाहिए, जिनके पास में कोई नॉलेज होगी, जिनके पास में कोई स्किल होगी। मतलब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, कुछ नॉलेज है उसके बेस पे पढ़ा रहा हूं। डॉक्टर इलाज कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि आप लोग मुन्ना भाई एमबीबीएस के पास में चले जाएंगे कि लो भाई हमारा इलाज कर दो, भाई साहब ऊपर कर देगा वो तो सीधा इंसान को कि जाओ ऊपर वाले के पास में मिलो जाकर। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर नॉलेज की जरूरत है, यहां पर स्किल की जरूरत है। नॉलेज और स्किल वाला एरिया जो होगा वहां से आप लोगों को एक तरीके से काम करना पड़ेगा, जब जाके चीजें सुधरेंगी। हम लोगों ने ना तो स्किल डेवलपमेंट करी अपने लोगों की, हम लोगों ने ना एजुकेशन पर फोकस किया, हम लोगों ने ना हेल्थ पर फोकस किया। तो आप लोग यहां से समझ सकते हैं कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि सर्विस सेक्टर में। इसकी कमजोरी क्या है, कमजोरी है कि यहां पर स्किल नहीं है, लोगों के पास में नॉलेज नहीं है, पर लेकिन जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाला हो गया है। तो ये सबसे बड़ी हमारे देश की कमजोरी है। आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो यार, मतलब वो जीडीपी में 60% दे रहा, आप बोल रहे हो कमजोरी है। हाँ कमजोरी है। कैसे? वो ऐसे है क्योंकि ये वाला सेक्टर जो कि जिसमें बहुत कम लोग काम कर रहे हैं वो 60% हमारी कंट्री की ग्रोथ दे रहा है। इसका मतलब ये होगा कि कुछ चंद लोगों के हाथ में सारा पैसा है यहाँ पर, बाकी की दुनिया जो है वो बेरोजगार घूम रही है यहाँ पर, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं है। तो सर्विस सेक्टर का सबसे एक तरीके से बड़ा एक जो एरिया है वो ये कि स्किल होगी तो लोग यहाँ पर पैसा कमा पाएंगे, जिसके पास में स्किल नहीं हो पैसा नहीं कमा पाएगा, और वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहा है। तो देखने के लिए तो जीडीपी शानदार है भाई साहब, 2 डिजिट में ग्रोथ चल रहा था मनमोहन सिंह जी गवर्नमेंट में उस टाइम पर लेकिन लोगों के पास में जो भी नहीं है, तब भी नहीं थी और अब भी नहीं है। तो ये क्या है, ये है जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं इसको। जॉबलेस ग्रोथ समझ रहे हो कि लोगों के हाथ में जॉब नहीं है, भाई साहब ग्रोथ हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो है वो एक तरीके से पूरे सेक्टर को उठाए भागे जा रहे हैं, बाकी के करा रहे हैं भाई साहब हमारे पास में कुछ है नहीं है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आता तो भाई साहब यहाँ पर लोगों को जॉब मिलती, ये टर्सरी सेक्टर में से आ रहे हैं, यहाँ पर लोगों के पास में स्किल ही नहीं है। इसीलिए दुनिया भर के स्किल के प्रोग्राम हमारे देश में भी रिसेंटली चलाए गए ताकि लोगों के पास में स्किल हो। इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम किया जा रहा है हमारे देश में। छोटे छोटे गांव में भी आजकल में देखेंगे इंडस्ट्री वगैरह लगाए जा रहे हैं ताकि ये चीजें बढ़े। तो वो बेस बनाने की कोशिश अब की जा रही है। अगर इसी को लेकर हम लोग चले 2030 तक, तब जाकर हम लोग 2 ट्रिलियन पर पहुंचेंगे। हम लोग देखो कितनी गलत कंडीशन में है। ये चाइना का ही पार्ट है। अगर बात करेंगे हांगकांग, ये समझो कितनी खतरनाक चीज है। ये हांगकांग चाइना का पार्ट है, आप लोग देख सकते हैं। आप ये इस लेवल पर बैठा है कि कंट्रीज के अंदर में उसके पोजीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। ऊपर से 5वें-6वें नंबर पर आप लोगों को यहाँ पर हांगकांग नजर आ जा रहा है, जो कि चाइना का पार्ट है। ऑलरेडी चाइना टॉप पर बैठा है और यूएस से आसपास भी नहीं दिख रहा है। आप लोग ये देखिए, चाइना टॉप पर बैठा हुआ है और उस टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हांगकांग भी जिस जापान के नीचे बैठा हुआ है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, यहां से आप लोग अंदाजा लगाइए। और हम लोग कहां पर है, हम लोग बहुत ही पीछे। हम लोग तो हांगकांग के भी आधे में हैं। चाइना को तो बीट करने की बात छोड़ी दो, हांगकांग के भी आधे में बैठे हुए हम लोग यहाँ पर। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग इस एरिया में काम करें। इसी चीज को बढ़ाने के लिए हमारे देश के अंदर में ये पॉलिसी लेकर आएंगे, जिस पॉलिसी के ऊपर हम लोग काम करने के लिए कह रहे हैं। तो टारगेट याद रखिएगा, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारा जो टारगेट है अभी हम लोगों ने जो क्रिएट किया 2030 तक का, हम लोग इसको 2 ट्रिलियन करेंगे। हमारी जीडीपी आज के में 3 ट्रिलियन है। हमारी जीडीपी जितना वो सामान बेच रहा है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों से इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को मैंने इसलिए बताई है ताकि कोई आप लोगों से पूछे तो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन न हो। इंडियाज टॉप एक्सपोर्टर पार्टनर कौन है, जहां पर हम लोग काफी लार्ज स्केल पर चीजें बेचते हैं, तो इनका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। चाइना के साथ में हमारा हमेशा डेफिसिट रहता है। हम लोग बहुत कम सामान बेचते हैं, बस दबाकर खरीदते हैं। हमारा एक्सपोर्ट पार्टनर में आप लोगों को यूएस से सबसे ज्यादा है, यूएई, चाइना, बांग्लादेश, नीदरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, यूके, सऊदी अरेबिया, बेल्जियम, तुर्की, ब्राजील, ये सारे कुछ कुछ आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इनके नाम रटने नहीं है, पर अंदाजा रखना है कि अच्छा हम लोग यहां पर इनके साथ में अपना व्यापार करते हैं। अब यहां से सोचो
आज की डेट में जो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कितना हुआ है और कितने हम लोग उसको ले जाना चाह रहे हैं। तो इसको करने के लिए हम लोग को कितना कुछ काम करना पड़ेगा। तो इसी के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है ताकि आने वाले टाइम पर हम लोग अपने ट्रेड को बढ़ा सकें, और जैसे जैसे ट्रेड बढ़ना स्टार्ट होगा वैसे वैसे हमारा देश जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। और इसमें बहुत अच्छा हमारी पकड़ है। पहले अपनी, इसके कहते हैं कि जब भी कोई एग्जाम की तैयारी करो ना, पहले अपनी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का सॉरी पहले अपने स्ट्रॉन्ग सेक्टर पर होल्ड बना लो अपनी, यानी कि पकड़ बना लो जो आप लोगों का ताकतवर सेक्टर है। अगर आप लोगों का ये सब्जेक्ट अच्छा है और भाई साहब इससे क्वेश्चन आ जाएगा तो तोड़ देंगे कमर उसकी, वो वाली फीलिंग अगर आ गई फिर देखो कितना मजा आता है। तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर पर होल्ड बनाना सीखो अपना। ऐसे ही हमारा स्ट्रॉन्ग सेक्टर क्या है, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, भाई साहब जेनरिक दवाई की हब है हम लोग। इसी के साथ में इंजीनियरिंग गुड्स, भाई साहब इंजीनियर कोने कोने में देखने को मिलेंगे, वो भी आप लोग समझ सकते हैं। वैसे इंजीनियर गुड की बात की जा रही है, ठीक है। इसी के साथ में टेक्सटाइल, कपड़ा उद्योग हमारी आप लोग देखने को मिलेगा। आज़ादी से पहले ही हमारे देश में ये एक नींव रखने वाला एक उद्योग था। इसी के साथ में फिलहाल के टाइम पर डिजिटल इकोनॉमी हम लोग जिसको प्रमोट करके चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है साइंस एंड टेक में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो है कि हमारे पास में खुद के कंज्यूमर हैं, किसी और के पास में ले जाकर भी प्रोडक्ट नहीं बेचने की जरूरत है। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट हमें चाइना को रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, इवन पॉपुलेशन में टॉप पर हम लोग पहुंच रहे हैं। तो हमको तो बनाकर अगर खुद को भी बेचना स्टार्ट करेंगे ना, अपने ही देश में लोगों को खिलाना पिलाना स्टार्ट करेंगे, तो भी दुनिया से आगे निकल जाएंगे। इतना आप लोग बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सारा प्रोडक्ट हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं, हमसे आज के दिन में सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो इंपोर्ट भी हम लोग कम करना स्टार्ट कर गए तो सोचो हम लोग कहां पर पहुंचेंगे। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है, इसके ऊपर आप लोगों को दिमाग लगाना है। तो इसको सोचने से ही चीजें आगे बढ़ेंगी। तो आज की डेट में अगर देखोगे आप लोग 760 बिलियन है। अगर यहां पर हम लोग इंडिया ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है हम लोग ले जाने की बात कर रहे हैं, इसे 2 ट्रिलियन, ठीक है। तो अभी देखो यहां पर कैसे पहुंच पाते हैं। तो ये आराम आराम से चीजें चलेंगी, ऐसा नहीं हवाबाजी में होने वाली है। तो इसके लिए बहुत सारी अप्रोच हम लोग लगा रहे हैं, जैसे कि इंसेंटिव दे रहे हैं, रिमिशन दे रहे हैं। एक तरीके से जो टैक्स लगाया करते थे, मान लीजिए आज की डेट में हमारे देश के अंदर में किसी भी पर्टिकुलर एरिया में टैक्स हम लोग बहुत कम कर दें, बाहर से लोग आने लगे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यार बहुत ही कम टैक्स लग रहा है, वहां पर जाकर करो फायदा होगा। लोग फायदे के पीछे हैं, बिना फायदे कोई आता ही नहीं है। आप लोग किसी भी, आप लोग देखो, अगर आप लोग ढूंढने लगो ना फायदा, तो हर जगह आप लोगों को फायदा नजर आएगा। इवन एक पर्टिकुलर थ्योरी पढ़ रहा था मैं, उसमें बोलते हैं कि माँ बाप भी एक तरीके से सेल्फिश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना बुढ़ापा सिक्योर कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये नेगेटिव नहीं है, जरूरी है यार। अगर इंसान उस चीज को सिक्योर ही नहीं करेगा, वो किस तरीके से, आप लोग यहाँ पर ये लेक्चर देखने क्यों आ रहे हैं, आप लोग खुद बताइए। अगर आप लोगों को फायदा ना हो इस लेक्चर में और मैं टाइम पास करने लगूँ बैठकर और बस अपनी एक तरीके से मतलब फालतू की चीजें सुनाता रहूँ इधर उधर की, लेक्चर देखोगे क्या एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे, कोई नहीं आने का है। हर एक इंसान का कोई ना कोई मोटिव जुड़ा रहता है और उसी मोटिव से दुनिया चल रही है। बिना मोटिव के कोई कुछ है नहीं। किसी देश के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन क्यों है? क्योंकि उस देश का हमसे फायदा हो रहा है। हम उसके साथ में क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि हमारा भी उससे फायदा हो रहा है। तो हर एक इंसान का कोई ना कोई मोटिव है। किसी का सोशल वेलफेयर रहता है, चाहे भले ही एक इंसान चाहता है कि वो किसी को फायदा कर रहा है, तो उसका भी मोटिव है क्योंकि उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब मैं सुबह को उठ के 2 बजे ये लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, ये पीपीटी बना रहा हूँ, आप लोगों तक लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, मतलब क्यों कर रहा हूँ मैं? सर में दर्द है क्या मेरे फालतू में? क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है यार उस चीज से, और पिछले 5-6 सालों से ये करता हुआ आ रहा हूँ। तो ये एक तरीके का अपना खुद का मोटिव है मेरा कि हाँ इस तरीके से मुझे काम करना है। तो ये आप लोगों का क्या मोटिव है? आप लोग डेली मॉर्निंग में आकर लेक्चर देखते हैं, आप लोग को एग्जाम की जरूरत है। तो हर एक चीज इस तरीके से मोटिव के साथ में जुड़ी होती है और इसी से दुनिया चलती है। तो किसी को भी नेगेटिव तरीके से नहीं देखना कि माँ बाप जो है इसलिए पाल रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी ऐसे ही करोगे, आगे चल के बच्चों के पीछे लगे रहोगे, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, ठीक है, वो वाली चीजें हैं। तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यहाँ पर किसी न किसी के साथ में कोलैबोरेट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। इसीलिए आप लोगों ने देखा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, स्किल इंडिया स्कीम, या फिर कोई भी कंट्री के साथ में हम लोग रिलेशन बना रहे हैं, हमारे मिशन अलग अलग कंट्री में अपना काम कर रहे हैं, हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं अपने देश के अंदर में। ऐसे ऐसे एरिया निकाल कर लेकर आ रहे हैं कि हब बना रहे हैं हम लोग, ताकि अपने देश को एक्सपोर्ट का हब बना सके। तो बहुत सारी पॉलिसीज हम लोग लेकर आ रहे हैं देश के अंदर में। ये सारी की सारी चीजें जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की नींव रख रही है देश के अंदर में, ताकि हम लोग अपना व्यापार बढ़ा सकें और चीजों को आगे लेकर चल सकें। सिग्निफिकेंस क्या होगा अगर इसके बारे में बात करें, यानी कि क्या क्या इसके फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये जो नीति है क्या क्या इसके महत्व होंगे अगर आप लोग इसको ढंग से लेकर चलोगे। तो यहीं पर ही पूरा खेल है। अगर इस पॉलिसी को हम लोग ढंग से लेकर चलते हैं तो आप लोग खुद देखो 2 ट्रिलियन का हमारा टारगेट है। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रॉपर तरीके से हम लोग जब चीजों को लेकर चलेंगे तो हमारा जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना वो ये है, हमारा खुद का रुपी जो है ना वो ग्लोबल करेंसी बन जाएगा। बहुत सारे देशों के साथ में आज की डेट में आरबीआई ने भाई साहब ये बोल दिया कि हाँ इसी करेंसी में व्यापार करेंगे।
ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर देखिए। तो हम लोग अपने देश को ट्रेड हब बना रहे हैं, हम लोग अलग अलग कंट्री के साथ में, जहां पर डॉलर, रशिया के साथ में डॉलर यूज नहीं करने दे रहा बेसिकली जो यूएसए। हम लोगों ने बोला कोई बात नहीं है रशिया ने बोला भाई रुपये में और रूबल में व्यापार करेंगे, आ जाओ दोनों मिलकर। तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो हम लोग इसके चलते बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। कैसे कैसे काम कर रहे हैं, तो इससे फायदे क्या होंगे तो वो भी देख सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन, हर एक चीज को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसके बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा। एसएलवी का ऐप है, अगर मैं बताऊंगा नहीं किसी को एसएलवी का ऐप है तो कोई उसको डाउनलोड ही नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई जाएगा नहीं। जो चीजें वहां पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं उसको किसी को कैसे फायदा होगा। तो इसलिए एक चीज के बारे में बताना जरूरी, इसलिए सरकार जो है प्रमोशन पर इतना खर्च करती है जिसकी कुछ हद नहीं है। सारे ब्रांड अपने अपना क्या करते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरीके से अलग अलग स्टार को लेकर आते हैं कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके बारे में लोगों को बताना है। तो इससे क्या होता है, ये लोगों तक पहुंचता है और लोगों को अगर उससे फायदा हो रहा है तो लोग यूज करते हैं। पता चला मार्केट में शानदार प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, उसका किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, अभी यहां पर कोई भी ऐसी चीजें जो आप लोगों ने पहली बार सुनी हो, जैसे जब मैंने पहली बार बताया कि यार चैनल के ऊपर में पॉलिटी पूरी फ्री पढ़ा रखी है बहुत शानदार तरीके से, तो बहुत सारे आज की डेट में मेल आते हैं कि सर इसके बारे में पता ही नहीं था सर, अब पता चला है, ये तो 4 साल पहले की पड़ी है सर, हमें अब पता चल रहा है। तो ये क्या होता है कि पता ही नहीं चल रहा है इंसान को। ठीक है, जैसे ऐप के ऊपर मैंने बताया सारी पीडीएफ मंथली सारी चीजें, और वहां पर क्यूजी भी स्टार्ट हो रहा है, अभी आने वाले टाइम में टेस्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वहां पर ये सारी चीजें अगर बता रहा हूं तो ही तो आप लोगों को पता चल रहा है, तो आप लोग उसका यूज करो। तो प्रमोशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं यहाँ पर, या तो तुम किसी को पैसा देकर प्रमोशन कराओ, या तुम अपने आप अपनी चीजों के बारे में बताओ। और अगर लोगों को इससे फायदा हो रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है, किसी अगर इंसान का भला हो रहा है उसमें कुछ ऐसा चीजें आप लोग बना रहे हो तो गर्व की बात है अपने ऊपर। तो इसके चलते यहां पर क्या होता है, प्रमोशन करना जरूरी है। तो एक्सपोर्ट बढ़ता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश के अंदर में आता है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। तो कोई भी अगर आप लोग काम कर रहे हो ना, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग सब्जी या रोटी बनाना अच्छा जानते हैं ना, आप लोगों को बताते फिरोगे कि यार मैं ना सब्जी मतलब मैं ना ये वाली सब्जी बड़ी टेस्टी बनाता हूँ या बनाती हूँ, भाई साहब उसके मेरे हाथ का खा के देखना, ये वाला खाना मजा आ जाता है खाकर। तो ये क्या होता है, ये आप लोग अपनी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं लोगों को कि हाँ यार ये चीज़ मेरी बड़ी अच्छी है। तो जरूरी है वो कोलैबोरेट करना विद स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर रीजनल लेवल पर कोलैबोरेशन होगा तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं भाई साहब, ग्राउंड लेवल पर जाकर देखोगे बहुत सारे आपके गांव में भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कमाल के काम करते हैं पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो ऐसे हैं कि कोई टोकरा बना रहा है, कोई मुड्ढा बना रहा है। ठीक है, ये जो लोकल एरिया पर आप लोग काम करते हो लोग देखने, बहुत घर में मम्मी को देखो तो शानदार कोई अचार बना रही है, कोई लड्डू बना रही है। ठीक है, कोई एक तरीके से हलवा बेसन का शानदार बनाता है। तो ये क्या हो गया, ये आप लोग समझोगे लोकल एरिया के प्रोडक्ट निकल कर आएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी इससे देश की। जो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम लोग खुद के देश के अंदर में प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, रिड्यूस होगी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट। बाहर से लेकर आ रहे हैं भाई साहब, उस देश की बाउंड्री क्रॉस करेंगे, अपनी देश की बाउंड्री क्रॉस करेंगे, फिर अपने देश के अंदर में लेकर आकर बेचेंगे। अगर अपने ही देश का माल अपने ही देश में बेचें तो कैसा रहेगा, तो बहुत ही शानदार हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और डोमेस्टिक कंज्यूमर हमारे पास में है यार, हमारे खुद के लोग हैं, हम लोग क्यों किसी इंसान को बाहर को जाकर देखें, पहले अपनी पूर्ति कर ले। हम लोग इतना सामान खरीद रहे हैं, अगर उनकी भी पूर्ति कर ले तो हमारा देश एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। खुद देखो डिफेंस में कितना सारा हम लोग बाहर से इंपोर्ट करके लेकर आते हैं। हमारी खुद के देश के लोगों को अगर हम लोग प्रॉपर वे में चीजों को प्रोवाइड करा दें तो वैसे ही कहानी दूर हो गई ना। तो ये जरूरी है। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अपने ही आप में बहुत ही ज्यादा महत्व रखने वाली पॉलिसी आप लोग यहां पर बोल सकते हो। तो ये इसके बारे में बातें की जा रही है यहां पर। ठीक है, तो इन्हें कहने का मतलब है कि इस चीज को हम लोग को लेकर चलना है, प्रमोट करना है एक्सपोर्ट को। ठीक है, इसी के साथ में एक्सपोर्ट जितना बढ़ेगा उतना ही हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की शादी होंगी, शादी होंगी तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो फिर आगे बिजनेस बढ़ेगा देश के अंदर तो कहने का मतलब यहाँ पर ये सारे अपने एक पैटर्न में चलते हुए आप लोग को नजर आएंगे। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एक तो सबसे ज्यादा जरूरी यहां पर कोशिश की जा रही है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और उसको ऑटोमेशन पे डाल दें, जो काम हम लोग कर रहे हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक ऐसा एरिया है हमारे देश के अंदर में जिसको हम लोग अच्छे लेवल पर लेकर आ सकते हैं। एक्सपोर्टर को रिकॉग्नाइज करें, उसको कई बार इससे कोई माल बना रहा है उसको रेटिंग देना स्टार्ट कर दो, 2 रेटिंग 3 रेटिंग 4 रेटिंग, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को बेसिकली अच्छे लेवल पर लेकर आओ। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं यहाँ पर, अगर एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट बेचने पर आ गया ना तो देखते ही देखते पूरा देश जो है शानदार तरीके से आप लोग खड़ा हुआ मिलेगा, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। और एक शब्द यहां पर आप लोग को बार बार देखने को मिल रहा है जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा, ये मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन भी करता हूं इसके बारे में। ये पहले भी आप लोगों ने देखा, ये जो शब्द है इंटरेस्टिंग है। ये क्या है यहाँ पर, ये है SCOMED, इसको बोलते हैं स्पेशल केमिकल ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी। तो ये एक तरीके से ऐसा एरिया कवर कर ले रहा है जैसे कोर सेक्टर होते हैं ना, कोर सेक्टर हो गया भाई साहब, इतने सारे सेक्टर आ गए उसके अंदर में, उसको बढ़ा दो वैसी चीजें बढ़ जाएंगी। ठीक है, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स के बारे में बात करना, बहुत सारी चीजें हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं। पीएम मित्रा स्कीम के बारे में कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ाया था, अभी आप लोगों को बताइए इस स्कीम के बारे में फुल फॉर्म ही बता दो चलो आप लोग।
तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इनके ऊपर काम करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें हमारी सुधरती हुई नजर आएंगी और इसी को हम लोग को आगे लेकर चलना है। तो इसी के चलते हम लोग एडवांस ऑथराइजेशन की बात करते हैं, अपना किस तरीके से ट्रेड लेकर चलना है, कैसे हम लोग आप लोग विवाद से विश्वास, भाई साहब ऐसी ऐसी स्कीम लेकर आ रहे हैं ना, सामने वाला आकर बोल दे भाई तुम्हारे साथ ही व्यापार करना है। तो ये आज की डेट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, अगर इसको आप लोग ढंग से लेकर चलोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सुधरती हुई नजर आएंगी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट यहां से क्वेश्चन ही बन सकते हैं आप लोग। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया एनसीईआरटी के चैप्टर कवर करा दिया आप लोग, क्या टारगेट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के, क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। यहाँ पर किस तरीके से हम लोग इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को सही तरीके से आगे लेकर चल पाएंगे वो मैंने मुद्दा बता दिया, कौन सा देश क्या कर रहा है वो मैंने सारी चीजें समझा दी। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि किस तरीके से इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात की जा रही है, कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में बात की जा रही है और कहां पर हम लोग लैग कर रहे हैं उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाला एरिया मैंने बताया वो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन देखते हैं जो खासकर आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये काफी अच्छा एरिया है, ठीक है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर बात करें एम क्या है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का 2020 और 23 से अगर आप लोग बात करें, यानी कि 2023 के बारे में अगर हम लोग आज 2030 में, तो हम लोग कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज कर रहे हैं एक्सपोर्ट में, प्रमोट कर रहे हैं सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है ट्रेड में, इसी के साथ में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम लोग स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर में, और डिजिटल एरिया में भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है, सिग्निफिकेंस बताना है आप लोग। यहां पर पहला बोला कि एनकरेज करना है इंपोर्ट और अपना अट्रैक्ट करना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम लोग अपना फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है एक तरीके से वो बढ़ेगा, तो एक तरीके से आयात बढ़ेगा हमारा और विदेशी नीति आकर्षित होगी हमारे देश में, ठीक है, तो निवेश, हाँ ठीक है। इसी के साथ में हम लोग जो बात कर रहे हैं फ्लो कर रहे हैं इकोनॉमी, एक तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं फ्लो ऑफ द इकोनॉमी इन द कंट्री और इंक्रीज कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज इन द कंट्री। दूसरा बोला गया कि इंक्रीज कर रहे हैं रेवेन्यू थ्रू एक्सपोर्ट और स्टिमुलेट कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टिमुलेट मतलब बढ़ा रहे हैं अपना। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी, ये आप लोगों को बताना है। देखता हूं कौन सी आंसर देता है। तो दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, इसके बाद मैं दोनों के आंसर बताता हूं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या है, उसका आंसर है डी, यानी कि सारी की सारी जो चीजें हैं वो हम लोगों को फोकस देकर चलनी है, तभी हमारा जो चीजें हैं वो बढ़ेगी यहाँ पर। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई है। पर सेकंड क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने एक चीज में यहाँ पर क्या लिखा है कि एनकरेज करेगा इंपोर्ट। तो इंपोर्ट को एनकरेज करना है क्या हम लोग को एक्सपोर्ट को एनकरेज करना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी और आंसर आप लोग का बी हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हैं, किस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को लेकर चलना है। तो ये सिग्निफिकेंस पॉइंट है हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के। तो अब आप लोग यहाँ पर आंसर भी लिख सकते हैं, एक अच्छा इंट्रोडक्शन भी हो गया क्या क्या चीजें हैं, और यहाँ पर ये जानबूझ के मैंने कुछ चीजें कवर की आप लोग की ताकि टॉपिक को आप लोग समझ सको, वरना इसको अगर हटा देता तो ये टॉपिक जो है आप लोग का लगभग 15 से 17 मिनट में कवर हो जाता। पर ये जो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया ना, ये नींव है इस पर्टिकुलर टॉपिक की, जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, और ये कहीं भी आप लोगों को बेसिकली आर्टिकल में देखने को नहीं मिलेगा और ना ही इसको बेसिकली पढ़ाने की जरूरत है। वैसे अगर देखो बिना इसको पढ़ाई भी मैं निकल सकता था, पर मुझे लगा कि बेसिक कवर होना चाहिए आप लोगों का। जब किताबें भी पढ़ो आप लोग जाकर तो वहां भी आप लोगों को लगे कि हाँ यार ये तो पढ़ रखा है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप लोगों को करंट के साथ में जो मैं स्टैटिक पढ़ाता हूँ ना, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जब आप लोगों के पास में आती है, तो उससे जब आप लोग दूसरे भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, आप लोगों को मजा आता है पढ़ने में। तो यहां तक आप लोगों का बेस जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब यहां से आगे आप लोगों को जो आर्टिकल, ये आज का आर्टिकल मैं बताने वाला हूं, तो ये दोनों से आप लोगों का एक ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर, एक ऐसा पर्टिकुलर एक पूरा एक एरिया कवर हो जाएगा जो कि कभी भी आप लोगों का यहां से प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। अभी बात की जा रही है गुजरात के अंदर में एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको बोलते हैं जामनगर। तो वो टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट निकल कर आया देश के अंदर में, जो कि 24% ऑफ इंडिया का एक्सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है वो इसी से देखने को मिलेगा। इतना लार्ज स्केल पर ये एक हब बन चुका है। आप लोग खुद सोच कर देखो, जैसे अगर बात करें पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, ये आप लोगों के सामने है जामनगर, मुंबई, इसी के साथ में दक्षिण कन्नड़ा, ठीक है, बेगूसराय। अगर बात करें यहाँ पर प्रीसियस स्टोन ज्वेलरी के मामले में तो सूरत, मुंबई, जयपुर, कोलकाता, इसी के साथ में राइस, वीट या फिर दूसरे जो भी प्रोडक्ट हैं तो करनाल, रायपुर, ईस्ट गोदावरी, ये देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, इसी के साथ में कोलार, इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को ये पर्टिकुलर एरिया देखने को मिलेगा जो कि है कांचीपुरम, कई बार आप लोगों ने नाम भी सुना होगा।
व्हीकल के मामले में बात करें तो आप लोग देखते हैं गुरुग्राम, औरंगाबाद, पुणे, इसी के साथ में अनंतपुर और कांचीपुरम। नेक्स्ट यहाँ पर फार्मास्यूटिकल के बारे में बात करें तो आप लोगों को सोलन, अहमदाबाद, इसी के साथ में यहाँ पर रंगारेड्डी। तो ये आप लोगों को एरिया यहाँ पर देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके से। जो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ किस किस में, जिनके पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, प्रीसियस स्टोन में, व्हीकल्स में, फार्मास्यूटिकल में, राइस व्हीट में, इनमें। ये क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये होगा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को अगर हम लोग इस तरीके से डेवलप करें तो देश को कहाँ ले जा सकते हैं। सूरत, गुजरात, मुंबई, इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग, वो सॉरी मुंबई नहीं है, मुंबई सबर्बन है, ये महाराष्ट्र के अंदर में। ये थर्ड और फोर्थ आप लोगों को, वो सॉरी सेकंड और थर्ड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। बाकी और कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कर्नाटका का हो गया, गुजरात का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का। तो ये हब बन चुके हैं कोई ना कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में। तो इस तरीके से अगर हम लोग चाहते हैं कि देश को एक एक्सपोर्ट हब बनाना है तो हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक्सपोर्ट हब बन जाए तो कितना मजा आएगा। और सोचो अभी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, फिर हम लोग बात करने लगे कि हर एक जो है वो ब्लॉक हब बन जाए, और फिर बोले कि हर एक विलेज हब बन जाए, तो सोचो देश कहां पहुंचेगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी रिसेंटली हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी लेकर आए जो अभी हम लोगों ने डिस्कस की। इससे बहुत ही अच्छे लेवल पर हम लोग चीजों को अचीव करने वाले हैं आने वाले टाइम में। ये कुछ एक्सपोर्ट डेटा है जो कि हालांकि मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को कवर कर लिया। और यहां पर अगर बात करें इंडिया जो मेजर एक्सपोर्ट आइटम है, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, एग्रीकल्चर, अगर प्रोडक्ट्स की बात करें, इंजीनियरिंग गुड्स यानी कि जो मशीनरी होती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में बात करें, टेक्सटाइल, अपरेल यानी कि कपड़ा उद्योग, फार्मास्यूटिकल, दवाइयों में हम लोग हब हैं। इंडिया सप्लाई करता है 50%। अफ्रीका की जो जेनेरिक दवाई रिक्वायरमेंट है वो हमारे से जाते हैं। 40% ऑफ जेनेरिक डिमांड यूएसए की हमारे यहाँ से जाती है और यूके की 25%। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा क्या लेवल है आज की डेट में। चैलेंज क्या है? एक्सेस टू फाइनेंस दिक्कत रहती है, प्रॉपर टाइम पर उतना बैलेंस नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन एक्सपोर्ट की वो भी दिक्कत है, और इसी के साथ में प्रोटेक्शनिज्म की जो नीति बढ़ रही है, डी ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है आज की डेट में, वो भी एक दिक्कत है। देश जो है वो अपने अपने एरिया पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम निकल कर आती है, ठीक है। क्वेश्चन यहां से बन चुके हैं, जैसे मैंने आप लोगों से कई सारे डिस्कस भी किए थे अभी, तो उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। एक और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी ने 2011 में, बोला कि क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है अगर बोले तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया कि मनी सप्लाई इज फुल्ली कंट्रोल, ठीक है। इसी के साथ में डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक प्लेस, ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस, नाइदर एक्सपोर्ट नोर इंपोर्ट। तो क्या होगा, ना तो एक्सपोर्ट हो रहा है ना ही इंपोर्ट हो रहा है, उसको आप लोग एक क्लोज्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में रख देते हैं। तो ये यहां से समझ सकते हैं आप लोग। कौन सा चैलेंज नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो यहां पर बोला जा रहा है फाइनेंस, लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन, राइज ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन थोड़ी ना चैलेंज है, ये तो एक तरीके से फायदा करता है। डी ग्लोबलाइजेशन चैलेंज है जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया, तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करना है। और एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी मिल गया। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि आप लोगों को फैक्टर डिसाइड जो भी एक्सपोर्ट को लेकर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, वो बताने हैं यहाँ पर। तो क्या क्या इसका एक तरीके से क्रिटिकल असेसमेंट आप लोगों को करना है। तो ये थे दो बड़े ही प्यारे से आर्टिकल। अब आप लोगों के माइंड में एक्सपोर्ट को लेकर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। दो आंसर राइटिंग के क्वेश्चन हो गए, यूपीएससी ने कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं वो भी हो गए। तो दो बड़े ही प्यारे से आर्टिकल थे यहाँ पर ये। तो इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो बताना, उसको दूर करके जाना, ठीक है दोस्तों। सेबी एक ऐसी बॉडी है देश के अंदर में जो कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करने का काम करती है। उसके द्वारा अभी अपना लोगो जो है वो चेंज कर दिया गया है। इसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भी आप लोग बोलते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है यहाँ पर ये अगर बात करें। इसने अभी अपना लोगो यहाँ पर न्यू लोगो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। अब तक इसका ओल्ड लोगो जो है वो ऐसा हुआ करता था। तो कौन से डे पर, 35th जो फाउंडेशन डे है उस पर इसने अपना लोगो जो है वो चेंज किया है। तो याद रखिएगा, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ये हमारे देश के अंदर में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूट यानी कि पार्लियामेंट में कानून पास कर कर यहाँ पर ये बनाई गई है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसी के साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर इसके चेयरपर्सन भी है। इनसे पहले चेयरपर्सन कौन थे ये आप लोग बताइए। सेबी जो है ये रेगुलेटरी बॉडी है, ये इस्टेब्लिश की गई थी 1988 में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। एक्ट था जो यहाँ पर आप लोगों को पता है, हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर ये पर्टिकुलर बॉडी आई थी। इसके ऊपर एक पूरी एक अभी वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर्षद मेहता को लेकर बहुत ही शानदार तरीके से उस चीज़ को डिफाइन किया गया है। मतलब मस्त मूवी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो पर्टिकुलर रोल प्ले किया है कैरेक्टर का, मतलब मजा आ गया देखकर बंदे को। गुजराती वो एक पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक बेसिकली एक्टर हैं, बहुत सारी मूवी है उनकी गुजराती में आप लोगों ने देखी होगी, लोकल गुजराती की अगर बात करें
तो बड़ी ही प्यारी प्यारी उनकी कई सारी मूवीज़ हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो उन्होंने रोल प्ले किया है शानदार तरीके से, ठीक है। कहते नहीं रिस्क है तो इश्क है, सॉरी हाँ, रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बिना रिस्क के लिए ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है, रिस्क आप लोगों को लेना पड़ेगा अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो वही चीज़ें वहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल लेवल की कुछ न्यूज़ है आप लोगों के सामने। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा अभी यहाँ पर चिंतन शिविर के बारे में बात की गई। तो यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के, तो उनको यहाँ पर बेसिकली इस चीज़ें के अंदर डाला गया जिससे कि जो सर्विस है उसको और अच्छे से इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। रेन और थंडर स्टॉर्म जो है वो अभी यहाँ पर जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर में देखने को मिल रहे हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। बिन बादल बरसात सुना है, वही चीज़ें अभी रिसेंटली यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए गए 8 प्रोजेक्ट जिनकी वर्थ है 638 करोड़ क्लीन गंगा के लिए। हम लोगों ने देखा था कि अरविंद केजरीवाल साहब के द्वारा बोला गया था कि यमुना को क्लियर किया जाएगा इस तरीके से कि उसमें गोता लगा सके। अभी गंगा की बात चली रही है लंबे समय से, तो देखते हैं कब तक चीज़ें क्लियर होती है। डिफेंस मिनिस्टर साहब के द्वारा अप्रूव किया गया AHSP, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री फ्रेंडली रिफॉर्म है यहाँ पर। ऑथोरिटी होल्डिंग सेल जो बेसिकली पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे ही देश में चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से चलें ताकि बाहर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट न होना पड़े। तो उसी की तरफ बढ़ता हुआ ये कदम आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है यार आज की डेट में, जब किसी और के ऊपर आप लोग डिपेंडेंट होते हो, वो बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो जिंदगी में हमेशा अपने पैरों पर खड़ा रहो, चाहे आप लोग लड़का हो चाहे आप लोग लड़की हो, तो जिंदगी आप लोगों को आसान देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे दुश्मनी ले लो आप लोग, किसी को मतलब एक तरीके से कनेक्ट ना रहो किसी के साथ में। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी के ऊपर आप लोगों की जिंदगी निर्माणी होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन उसको कुछ हो गया, इंसान को मान लो मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट हो। अभी कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सदमे में आ गए। तो कोशिश करो कि अपनी जिंदगी जो है वो अपने हिसाब से थोड़ा सा एक अपने पैरों पर खड़े रहो एटलीस्ट, कि अगर जिंदगी में से कोई निकले तो अपने आप को संभाल सको। जो यहाँ पर मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, उनका नाम बताना क्या है, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया यहाँ पर ये है हुन थोदो, ठीक है। तो हुन थोदो एक कल्चर फेस्टिवल है जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। कहाँ पर, ये है कानपोंगपी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया है मणिपुर के अंदर में। तो कल्चर फेस्टिवल है लोकल, कई बार मैच करने के लिए अक्सर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेट से रिलेटेड न्यूज़ है यहाँ पर। अभी बात कर रहे हैं कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में, याद रखिएगा डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तेलंगाना जो है इसमें टॉप पर रहे। अगर बात करें ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई, तो पावर मिनिस्टर RK सिंह के द्वारा दिल्ली में रिपोर्ट की रिलीज की। तो रिपोर्ट का नाम और रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर बनता है। रिलीज की गई है ड्यूरिंग रिव्यू प्लानिंग मॉनिटरिंग मीटिंग जो यहां पर देखने को मिली न्यू दिल्ली के अंदर में। 4 स्टेट आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब जो है वो अचीवर की कैटेगरी में रहे। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, आसाम, चंडीगढ़ ये टॉप परफॉर्मर देखने को मिले। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट डेटा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है नीलेश भागवान आ रहा है कि हरि भागवान ऐसे आप लोगों ने सुना ना, तो उसी के नाम से आप लोग यहाँ पर इनको भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इनका नाम आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है, नीलेश भागवान सांबरे, ठीक है। तो इनका जो नाम याद रखिएगा, यहाँ पर आप लोग पर्सनैलिटी भी देख सकते हैं, तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। इसी के साथ में अगर बात की जाए यहाँ पर, इनको अभी जो इनके द्वारा ये फाउंडर है यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, जिसका नाम भी आप लोगों से एक नहीं पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर है जिजाऊ, ठीक है। तो जिजाऊ एजुकेशन एंड सोशल फाउंडेशन है यहाँ पर, जिसके तहत यहाँ पर इनको अभी मराठा उद्योग रत्ना का अवार्ड दिया गया है। ये मराठा एंटरप्राइज कॉन्फ्रेंस 2023 के तहत ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसके तहत में यहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया गया। इनके द्वारा काफ़ी काम किया गया, इंप्रेसिव अचीवमेंट देखने को मिला इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर में इनका जो काम रहा, और इनको अप्पा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लोकल एरिया में। तो देख सकते हैं। और बाकी ये इंडेक्स जो है इसमें आप लोग देख सकते हैं टॉप परफॉर्मर जो थे यहाँ पर वो कौन थे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर रसिया को अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है इतने लंबे समय से लड़ाई के अंदर में घुसना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से रसिया को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा कि उसके पास में पैसा खत्म हो जाए, उसके हथियार खत्म हो जाए। पर लेकिन कंटिन्यूअस सप्लाई जो डिफेंस सिस्टम इंडिया को कर रहा है उससे रसिया की जो है रीढ़ की हड्डी मजबूत हो रखी है। अभी S-400 सिस्टम, मिसाइल सिस्टम जो है इंडिया के द्वारा ऑर्डर किया गया था, 5.4 बिलियन का है ये। तो इस तरीके से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी चीज़ें जो हैं रसिया के फेवर में है, कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से। देखते हैं कब तक चीज़ें टिक पाती है। पर लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि रसिया को भी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा, अभी ये आगे आने वाले टाइम में चीज़ें पता चलेंगी। बात की जा रही है कमांडर ऑफ USA पैसिफिक एयर फोर्स, तो यहाँ पर जो जनरल केनेथ एस, जिनका नाम है यहाँ पर विल्बेच,
तो ये अभी इनके द्वारा डिस्कस किया गया कि किस तरीके से यहाँ पर चाइनीज स्पाई बैलून जो था, जो कि यहाँ पर देखने को मिला था, और ये इंडिया के लिए भी चैलेंज था क्योंकि यहाँ पर ऐसी हरकतें इनकी देखने को मिलती रहती है, तो उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस तरीके से बम्बार्डमेंट किया गया, ठीक है, जो कि यहाँ पर इस बैलून को यहाँ पर ये गिराया गया, और इंडिया भी यहाँ पर जब कोई ऐसी एक्सरसाइज हो रही है और इंडिया का पार्टिसिपेशन है यहाँ पर, तो ये भी बड़ी बात है क्योंकि चाइना से हम भी परेशान हैं। चाइना की बदतमीजी की पराकाष्ठा आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उसके साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ बेसिक चीजें, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अलाउ कर रही है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द लाइफ सेविंग जो ड्रग्स होती है, ठीक है। तो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं ऐसी दवाइयां जिनके बिना जिंदगी जो है पॉसिबल नहीं है ठीक है, तो इनको लाइफ सेविंग ड्रग्स के नाम से आप लोग यहां पर जानते हैं। जीवन रक्षक नहीं बोलते एक तरीके से, तो जीवन रक्षक आप लोग यहां पर इनको बोल सकते हैं, तो उसी के ऊपर यहां पर काम किया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर इसको एक तरीके से राखी एज ए गिफ्ट के तौर पर भी यहां पर बोला जा रहा है, ठीक है। इंडिया होस्ट कर रहा है फर्स्ट ज्वाइंट वर्किंग मीटिंग चाबार पोर्ट पर, उसको अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसे चीजें चलती है। यूएस इमर्ज इंडिया बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एफ फाइनेंशियल ईयर 2023, 128 बिलियन का जो यहाँ पर आप लोगों को अभी ट्रेड देखने को मिला। फॉरेक्स रिजर्व जो है 6.3 बिलियन टू द यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा बढ़ गया है, तो 584 बिलियन हो गए यहाँ पर। ये चाइना के उसके श्रीलंका के पास में लगभग 6 बिलियन 7 बिलियन बचा था, पाकिस्तान के पास में भी 3-4 बिलियन बचा था। सोचो हमारे पास में 584 है, तो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बोल सकते हैं। टेक्सटाइल अप्रैल इनके कपड़ा उद्योग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 14%, तो ये बातें यहाँ पर बताई जा रही है। G20 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कैसे डेट डिस्ट्रेस से बचना है, पुअर और मिडिल इनकम कंट्री जो है वो दिक्कत में है आज के डेट में, और यूक्रेन वॉर जो चैलेंज क्रिएट कर रहा है उसके ऊपर भी डिस्कशन यहाँ पर किया गया। तो कई सारे पॉइंट है ये जो आप लोगों को पता होने चाहिए क्या चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बांग्लादेश ढाका के अंदर में हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिला जो कि 40.4 डिग्री, ये लगभग 58 साल में, तो क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिल रहा है। इंडिया और पेरू जो है वो सेकंड ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग देखने को मिली न्यू दिल्ली के अंदर में, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ पर हो जाता है। इसी के साथ में नेपाल के द्वारा अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है नारायण प्रसाद, ठीक है, तो ये नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नेपाल पड़ोसी देश है, क्या चलता है तो होता रहता है, हमको पता रहना चाहिए क्योंकि कई बार दिक्कतें देखने को मिलती हैं रिलेशन के अंदर भी, तो इसलिए हल्का सा आइडिया होना चाहिए। स्पोर्ट में अगर बात करें तो रसिया के जिनका नाम है यहाँ पर एंड्रू रूबेला, ठीक है, तो उनके द्वारा मोंटे कार्लो टाइटल जो है वो जीत लिया गया है फाइनल अगेंस्ट द डेनमार्क के जिनका नाम था यहाँ पर होल्गर, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है तो आप लोग याद रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सूर्य कुमार, ये जो है इनका जो नाम है ये विजडम जो लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में हनप्रीत कौर भी है, फर्स्ट फीमेल बन गई यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो याद रखिएगा देश के बहुत ही महान खिलाड़ी हैं यहाँ पर, और इनका तो जो करियर आप लोग देखोगे तो आपको बड़ा ही सरप्राइज देखने को मिलेगा कि कैसे नीचे जाने के बाद में ऊपर उठकर इंसान आता है, तो इनसे आप लोग यहाँ पर सीख सकते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने अपना करियर जो है वो उठाया है, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, रूरल, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल या फिर होम, ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है नेशनल मिशन ऑन, यहाँ पर यह है इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, ये एसोसिएटेड है कौन सी मिनिस्ट्री के साथ में, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइंस या फिर होम, ये आप लोग को बताना है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व किया था किस तारीख में, 2, 6, 10 या फिर 14 अप्रैल, ये आप लोगों को बताना है। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, वुमेन, सोशल जस्टिस, अर्बन या फिर होम, ये आप लोगों को बताना है। सीसेट का क्वेश्चन है, अच्छे से अटेम्प्ट करो, देखता हूं कौन कौन इसका आंसर यहां पर दे पाता है, ठीक है। तब तक हम लोग कवर करेंगे एक रामसर साइट। बात की जा रही है यहां पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में, तो ये लोकेटेड है कहां पर, गुरुग्राम के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर मेजर हैबिटेट है एक्वेटिक बर्ड, यानी कि पक्षी जो जल में रहते हैं। रामसर साइट का दर्जा रिसेंटली अभी दिया गया 2021 में, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। सेंट्रल ओरिएशियन आप लोगों को यहाँ पर बर्ड पक्षी यहाँ पर नजर आएंगे, तो एक तरीके से जो बर्ड वॉचर है ना, जिनको पक्षी देखना पसंद है, वो जाकर यहाँ पर लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ में नीलगाय, एंटीपोल भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है। बाकी रिमेनिंग रामसर साइट कई सारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो कोई भी कंफ्यूजन इससे रिलेटेड आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आंसर देख लेते हैं क्या क्या आंसर है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, वाइब्रेंट विलेज के बारे में बात करें तो, ठीक है।
तो याद रखिए क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर आप लोगों के माइंड में वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात की जा सकती है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेट के द्वारा मिलकर ये काम यहाँ पर देखने को मिला। जो कोस्टल एरिया, कोस्टल नहीं, जो बॉर्डर एरिया है उनको डेवलप करने की बात की गई थी, और बजट वाले लेक्चर भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। नेशनल मिशन और इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका आंसर जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। नेक्स्ट ये पता ही है आप लोगों को 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसी के साथ में ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है ये जस्टिस सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर बी हो गया। सी सेट का जो क्वेश्चन है इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन आंसर सी है, यहाँ पर आप लोग देखते हैं। तो पूरा एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के सामने है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। कोई कंफ्यूजन होगा तो दूर करना है, ठीक है। आइए कुछ अंग्रेजी के शब्द बताता हूँ, आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूँ। अंग्रेज नहीं बनना है, ठीक है, इंडियन ही रहना है, ओके। बस सीखनी है अंग्रेजी। पहला शब्द जो है यह है इनकम्बरेंस, ये है बाधा, कि विघन आना किसी चीज़ में। कोई भी काम करोगे तो बाधा जरूर आएगी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि जब पहली बार लेक्चर रिकॉर्ड करने स्टार्ट किए कितनी बाधाएं आई। पहली बार एप्लीकेशन बनाया तो यहाँ पर कई दिनों तक सो नहीं पाया, इतनी बाधाएं आई। जिंदगी में कोई भी काम करोगे दिक्कतें आएंगी, उनका सोल्यूशन निकाल कर ही आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो उसके साथ में लड़ना आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। जिंदगी में अगर बाधा नहीं आ रही है तो इसका मतलब कुछ नया नहीं सीख रहे हो आप। उससे निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेवल, यानी कि कड़ा परिश्रम, यानी कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाकर आप लोग जो है उस पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंच पाओगे। वरना लग रहा है कि ऐसे ही काम चल जाएगा, नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा, कोई और निकाल कर ले जाएगा। आप लोगों को कठोर बनना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। जैसे बोला ना कि हार्ड हैंडेड, तो बहुत ही ज़्यादा कठोर बनना पड़ेगा। डिफिकल्ट सिचुएशन आएंगी, उसको कैसे टैकल करना है। और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से चीज़ों को प्रस्तुत करना भी होना चाहिए। तो रिगार्ड जो है उसको बोला गया है कि प्रस्तुत करना। इसी के साथ में यहाँ पर यह है मेंडासिटी, असत्य है। यह सत्य है कि बिना कठोर परिश्रम किए आप लोगों को जो चाहिए वो मिल सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को अपने लिए कम से कम आप लोगों को ट्रस्टवर्दी और सत्य रहना पड़ेगा अगर रियलिटी में चीज़ें अचीव करना चाहते हैं। जिंदगी ना एक गेम है यार, अगर आप नहीं खेलोगे तो कोई और खेलेगा आकर। आप लोग नहीं किसी चीज़ को, किसी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए आप नहीं मेहनत करोगे, कोई और ले जाएगा। मिलने वाला कुछ नहीं है कि ऐसा कि कोई बस मिल जाए वैसे ही कुछ पड़ा हुआ, वो नहीं मिला करता, ठीक है। मेहनत कर कर ही मिलेगा जो भी मिलेगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो किसी और को मिलेगा, जो मेहनत करेगा उसी को ही मिलेगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर एक तरीके से समझो कि पछताते रहना कि यार उस टाइम पर वो कर लिया होता तो वो हो जाता। और आज तक किसी का भला हुआ नहीं है बिना मेहनत किए। कोई एक इंसान बता दो इस धरती पर जिसका भला हुआ हो, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी लेक्चर का शेड्यूल जो है वो पोस्ट कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर भी, और एप्लीकेशन पर भी। जब जाते हैं आप लोग तो बेल आइकन देखने को मिलता है कोने में, यहाँ पर, वहां पर आप लोगों को शेड्यूल या फिर कोई अपडेट होती है वो सारी प्रस्तुत हो जाती है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते रहो, और जो भी दिक्कत हुआ करे वो बता दिया करो ताकि उसको सोल्यूशन निकाला जा सके। पर थोड़ा सा वेट भी कर लिया करो। कई बार थोड़ा सा कई सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, कोई लेक्चर नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, ठीक है। हो जाती हैं चीज़ें, अपना थोड़ा कुछ और काम कर लो उस टाइम पर। ऐसा नहीं कि उसी के पीछे पड़े हुए हैं। तो अपना हमेशा एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा कर लेंगे, इससे आप लोगों का टाइम बचेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। शानदार तरीके से दिन को एंजॉय कीजिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएगा, उसको दूर किया जाएगा। और खुश रहो यार, खुश रहने से ना आधी समस्या तो वैसे ही दूर हो जाती हैं, ठीक है। तो हंसो मुस्कुराओ, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर मिलते हो, तब तक ना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।